ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 241। खून की आंख का शिकार। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वान बाओले के भीतर अलार्म बज उठा। तीव्र खतरे ने उसकी सांसें तेज कर दी और उसके पास दूसरों के लिए समय नहीं था। वह धुंधलेपन में दूर चला गया। उसके आसपास के सभी लोग एक जैसे थे। वे बिखर गए और मूंगबू से घिरे क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास किया, अपने पिछले समूह से तेजी से तितर-बितर हो गए। भले ही वे एक दूसरे के करीब रहकर खुद को एकजुट कर सकते थे, लेकिन मूंगबू एक विस्तृत क्षेत्र में एक काला संक्षारक तरल पदार्थ उगल देगा। अगर वे एक दूसरे के करीब रहते तो कोई न कोई निश्चित रूप से चोटिल हो जाता और मर सकता था। बेहतर था कि वे बिखर जाएं और अपनी निपुणता और चपलता पर भरोसा करें और अपनी पूरी क्षमता से सभी हमलों से बचने का प्रयास करें। वे अपनी सेनाओं को एकजुट करके मूंगबू के झुंड पर हमला भी कर सकते थे। हालांकि रणनीति की व्यवहार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हमले के दौरान उन्हें कोई अन्य विचित्र या अजीबोगरीब घटना न हो, साथ ही मूंगबू की संख्या वही रहे। वास्तव में मिस्टिक लूना दायरे में पहले से ही कुछ घटित हो चुका था। दूर गहरे भूमिगत कई और मूंगबू सभी दिशाओं से तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चारों ओर धरती का लुढ़कना और कांपना एक भयानक दृश्य था। यहाँ तक कि एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक भी अपनी मौत से लड़ने के बजाय भागना पसंद करता। ध्वनि अवरोध के टूटने की गड़गड़ाहट की आवाज़ कई बार हवा में गूंजी। सभी ने जल्दी से अपने असंख्य खजाने निकाले, अपने मंत्र पढ़े और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। वान बाओले ने भी जल्दी से ऐसा ही किया। उसका भौतिक शरीर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का था। अगर मूंगबू कम होते तो वह उन सभी को खत्म कर सकता था, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। उसके पास जितनी जल्दी हो सके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह धनुष से छूटे तीर की तरह था। एक बहरा करने वाले विस्फोट के साथ वह घिरे हुए क्षेत्र से बाहर निकल गया। सौभाग्य से, जबकि मूंगबू बहुत थे, वे ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के तीसरे और चौथे स्तर पर दिखाई दिए। जब तक कोई फंस नहीं जाता या कोने में नहीं फंस जाता, तब तक 4 दाव कॉलेजों के साधकों के लिए, जो भागने के लिए दृढ़ थे, राक्षसों से दूर भागना मुश्किल नहीं था। जब तक कोई वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था, काला संक्षारक तरल आमतौर पर एक ऐसा हमला था जिसे आसानी से टाला जा सकता था। कुछ 100 साधक जल्द ही घात से बाहर निकल गए। भागने के प्रयास में उनमें से 20 या इतने ही मारे गए, लेकिन बाकी भाग गए थे। वे सभी भारी सांस ले रहे थे क्योंकि वे देख रहे थे कि मूंगबू भूमिगत से रेंगते हुए, भयंकर रूप से दहाड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। हालांकि वे बच गए थे और पहले घात से बच गए थे, जिसने उन्हें आशा दी और उनके पैर तेज हो गए। वान बाओले भी ऐसा ही था। उसने भागते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि झुओ यिफान, झाओ यामिंग, चेन यूटोंग और कई अन्य परिचित लोग जो मूंगबू से बचकर भागे थे, वे करीब आ रहे थे। उसने चुपके से राहत की सांस ली और दौड़ना जारी रखने वाला था। ये तब था जब वान बाओले और चारों दाव कॉलेजों के शिष्यों के दिलों में उम्मीद की किरणें जल रही थीं कि आपदा फिर से आ गई। एक धीमी गड़गड़ाहट से भी तेज, अचानक लाल लकड़ी की सील के ऊपर आसमान में फट गई। धमाका धमाका धमाका। 3 बहरे विस्फोटों ने धरती को हिला दिया और लगभग आकाश को चकनाचूर कर दिया। जमीन टूट गई और फट गई। विस्फोटों की श्रृंखला ने आभा तरंगें पैदा की जो पूरे मिस्टिक लूना दायरे में फैल गईं। मिस्टिक लूना दायरे के भीतर हर एक व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों, उस पल बहरा और चकित था। उनमें से लगभग आधे लोगों के होठों से खून बह रहा था। मूंगबू भी भयभीत और कायल लग रहा था। राक्षस कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अपने शरीर को एक गहरे कायरतापूर्ण धनुष में आधा मोड़ने के कगार पर हैं। त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन का युवा मास्टर अपनी सेडान पर आराम से लेटा हुआ था। वह भी चौंक गया था। जैसे जैसे उसकी सांस तेज होती गई, उसके पहरेदार उसके चारों ओर सुरक्षापूर्वक उच्च सतर्कता पर खड़े हो गए। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट में कई लोगों ने अलग अलग स्तर का डर और सदमा दिखाया। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के साथ साथ 17 सदस्यीय सीनेट के लिए भी यही हुआ। एक पल में अचानक हुई गड़गड़ाहट ने पूरे मिस्टिक लूना दायरे में बिखरे सभी लोगों को चिंतित कर दिया। जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, आकाश में सरणी संरचना के ऊपर कई बड़े शिलालेख दिखाई दिए। उनमें से 100 से अधिक थे, प्रत्येक विशाल और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर मंडराते हुए, रहस्यवादी चंद्र क्षेत्र के पूरे आकाश को कवर करते हुए। कोई भी व्यक्ति अपना सिर आसमान की ओर उठाए, चाहे वे कहीं भी हों, वे भयानक शिलालेख को अपने ऊपर मंडराते हुए देखेंगे। 4 दाव महाविद्यालयों के शिष्यों के ऊपर का आकाश ऐसा ही था। विशाल शिलालेख अचानक प्रकट हुए थे और वे चमकने लगे। जैसे ही वे चमके, वान बाओले ने अपने सिर पर एक जबरदस्त भार महसूस किया। ये भावना अवर्णनीय थी। ये सैकड़ों शिलालेखों का धरती पर उतरना था, जो विशाल रहस्यवादी चंद्र क्षेत्र को ढक रहे थे। रहस्यवादी चंद्र क्षेत्र में फैले संघ में विभिन्न राजनीतिक ताकतों के लगभग 10,000 साधकों ने एक ही पल में सांस लेना बंद कर दिया। रहस्यवादी क्षेत्र के चारों ओर से सदमे की चीखें गूंज उठीं। हर कोई कांप रहा था।
उन पर भारी पड़ रहे शिलालेखों के बल का सामना करने की कोशिश करना एक आकाशीय दुश्मन, पूरी मानव जाति के दुश्मन का सामना करने जैसा था। उनमें से हर एक अपनी आत्मा की गहराई से गहरे आतंक से कांप रहा था। उनकी साधना भी उसी समय दबाई जा रही थी। वांग बाओले कांप उठा और हाँफने लगा। उसने देखा कि उसके आसपास के सभी लोग उसी तरह प्रभावित थे और उसे जो बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था वह और भी मजबूत हो गया। इस जगह पर क्या हो रहा है? जैसे ही वांग बाओले ने अंदर से निराश होकर चिल्लाया और खुद को दमनकारी बल से मुक्त करने और भागने की कोशिश की, आकाश में सैकड़ों शिलालेख अधिक तेजी से चमकने लगे। आकाश में अचानक एक हिंसक चूषण दिखाई दिया। चूषण की प्रचंडता ने पूरे आकाश को एक ब्लैक होल में बदल दिया। इसने भूमि के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10,000 साधकों को अपनी ओर खींच लिया। सबसे विचित्र बात यह थी कि कोई भी इसके खिंचाव का विरोध या मुकाबला नहीं कर सकता था। वांग बाओले ने अपनी आंखों से देखा कि उसके चारों ओर कॉलेज के साधक कांप रहे थे। उनके शरीर से सफ़ेद धुएं के गुबार निकल रहे थे और आसमान में शिलालेखों की ओर दौड़ रहे थे। जैसे ही उसने सफ़ेद धुएं के गुबार को देखा, वांग बाओले को सहज ही एहसास हो गया। यह एक व्यक्ति की जीवन शक्ति थी। यह अवशोषित करने वाली जीवन शक्ति है। वांग बाओले हिल गया। जैसे जैसे चूषण शक्ति बनी रही, उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांपने लगा है और वह जीवन शक्ति जो आमतौर पर अदृश्य रहती थी, उसे जबरन उससे बाहर निकाला जा रहा है और उसके शरीर से निकल रहा है। जैसे जैसे उसकी जीवन शक्ति बाहर खींची जा रही थी, उसने महसूस किया कि उसका शरीर कमज़ोर हो रहा है। उसने अपने मेरिडियन और अपने भौतिक शरीर के बाकी हिस्सों में सिकुड़न और बुढ़ापे के लक्षण भी महसूस किए। मेरी जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहे हो, इसे वापस दो। वांग बाओले ने ठंडी सांस ली। संकट के क्षण में उसके चेहरे पर भाव क्रूर हो गए। उसके अंदर का भक्षण करने वाला बीज अचानक सक्रिय हो गया। उसने छिपाने के किसी भी प्रयास को छोड़ दिया। जैसे ही भक्षण करने वाले बीज ने मंथन शुरू किया, उसके शरीर से जो जीवन शक्ति निकल गई थी वह फिर से वापस आ गई। जबकि वांग बाओले के शरीर के अंदर भक्षण करने वाले बीज ने भयंकर रूप से संघर्ष किया, सभी की जीवन शक्ति न केवल 4 दाव महाविद्यालयों की बल्कि रहस्यवादी चंद्र क्षेत्र के सभी साधकों की स्वर्ग की ओर दौड़ पड़ी। वांग बाओले जैसे कुछ अन्य लोग भी थे जिनके पास अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें थीं, लेकिन वे बहुत कम थे। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन के युवा गुरु झाओ यामिंग, साथ ही 2 मुख्य संप्रदायों और 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के प्रतिभाशाली लोगों के पास अपनी जीवन शक्ति के ह्रास को अस्थायी रूप से रोकने के अपने साधन थे। हालांकि अधिकांश साधकों के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। उनकी जीवन शक्ति का 10वां हिस्सा जल्दी ही खत्म हो गया, जो आकाश में सैकड़ों शिलालेखों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। लगभग 10,000 लोगों की जीवन शक्ति का 10वां हिस्सा खत्म करने के बाद चूषण शक्ति गायब हो गई। सैकड़ों आकाश शिलालेखों ने एक चमकदार रक्त लाल रोशनी चमकाए और आकाश में चमक उठे, जो परिवर्तन के संकेत दिखा रहे थे। जीवन शक्ति का खत्म होना और आकाश शिलालेखों के साथ विलय 1 दर्जन सांसों के अंतराल में हुआ था। रहस्यवादी लूना क्षेत्र में हर किसी के बढ़ते आतंक और सदमे के बीच आकाश में शिलालेखों ने रूप बदलना शुरू कर दिया। एक एक करके विशाल रक्त आंखों में बदल गए। सैकड़ों रक्त नेत्र प्रकट हुए और भूमि को स्कैन करना शुरू कर दिया, अपने क्षेत्र के भीतर सभी जीवन का सर्वेक्षण किया। वे कुछ खोज रहे थे। 4 दाव महाविद्यालयों के साधकों के खड़े होने वाले क्षेत्र के ऊपर मंडराते हुए रक्त नेत्रों ने भी ऐसा ही किया। उनकी निगाहें भीड़ पर पड़ी और प्रत्येक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। जब रक्त नेत्र की निगाह उन पर पड़ी तो हर कोई कांप उठा। वांग बाओले ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि रक्त नेत्र की निगाहें उस पर पड़ीं। हालांकि वह दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, उसकी निगाहें वांग बाओले को पीछे छोड़कर जल्दी से अगले व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। वह कुछ खोज रहा है। वांग बाओले ने राहत की हल्की सांस ली। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, आकाश में विशाल नेत्रगोलक अचानक घूरने में बदल गया। उसकी निगाहें भीड़ से हट गईं और 4 दाव महाविद्यालयों के साधकों के बीच एक युवक पर टिक गईं। वह युवक वह था जिसे झाओ यामिंग ने परिचित होते हुए भी अपरिचित महसूस किया था और जिसे वांग बाओले ने भी ऐसा ही महसूस किया था। ट्रैप्स पवेलियन से हुआंग शान। वह उसे ढूंढ रहा है। वांग बाओले ने चारों ओर घूमकर देखा। हुआंग शान के चेहरे पर एक विचित्र भाव उभर आया था। ऐसा लग रहा था मानो वह जो कुछ हो रहा था उससे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था, मानो उसे अपनी क्षमता पर विश्वास था कि वह उनकी आंखों में धूल झोंक सकता है और उसे अपने खुद के छिपे होने पर पूरा भरोसा था। हालांकि जैसे ही आंख की पुतली घूमी और हुआंग शान पर बिना पलक झपकाए केंद्रित हुई, वह उदास होकर पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे गिरा, उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा। एक साधना जो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच गई, उसके भीतर से उठी और स्वर्ग तक पहुंच गई। जैसे ही आभा फूटी, इसकी तीव्रता ने उसके चारों ओर के 4 दाव कॉलेजों के कई शिष्यों को अपने मुंह से खून थूकने और लड़खड़ाते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ मूंगों बल का सामना करने में असमर्थ तुरंत टुकड़ों में फट गए। विशाल वृक्ष। वांग बाओले के सिर पर सुन्नता फैल गई।
जिस क्षण उसके शरीर से कोर फॉर्मेशन आभा फूटी, उसने तुरंत परिचित स्रोत को पहचान लिया। वह अंदर तक चौंक गया। क्या यह मर नहीं गया है? वांग बाओले के चेहरे पर भावनाएं फैल गईं। वह और झाओ यामिंग ने हुआंग शान को विशाल वृक्ष होने का संदेह नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इथरियल दाओ कॉलेज की रिपोर्ट पर भरोसा किया था और वास्तव में सोचा था कि विशाल वृक्ष ने मार डाला। कौन जान सकता था कि यह अभी भी जीवित है? ये सही नहीं है। भावना समान है, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है। जैसे ही वांग बाओले ने हौंफना शुरू किया, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ बिल्कुल वैसा नहीं था। झाओ यामिंग और झुओ युफान समान रूप से चिंतित थे। हालांकि वांग बाओले की तरह झाओ यामिंग को भी संदेह की एक झलक महसूस हुई। वर्तमान परिस्थिति ने उन्हें संवाद करने से रोक दिया, और इसके लिए समय भी नहीं था। जैसे ही हुआंग शान की कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना शुरू हुई और वह जल्दी से पीछे हट गया, आकाश में सैकड़ों रक्त नेत्र हुआंग शान को घूरने वाले को छोड़कर एक पल में धुंधले हो गए और गायब हो गए। वे अगले ही पल दिखाई दिए। बाईं ओर की एकल आंख पर परतदार एक सांस के अंतराल में 4 दाव कॉलेजों के शिष्यों के ऊपर आकाश में सैकड़ों नेत्र एक साथ परतदार हो गए और एक एकल विशाल रक्त नेत्र बन गए। आंख की पुतली तेजी से पीछे हट रहे हुआंग शान को बिना पलक झपकाए घूर रही थी, जो किसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र दया से रहित और एक क्रूर तीव्रता से भरी हुई थी। अचानक आसमान में लाल रंग की बिजली चमकी। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और लाल बिजली का बोल्ट हुआंग शान की ओर दौड़ा। यह इतनी शक्ति के साथ प्रकट हुआ कि सभी लोग भयभीत हो गए। वे बिजली के बोल्ट के पीछे की अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह उन्हें मौके पर ही नष्ट करने और उनके शरीर और आत्मा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि विशाल लाल बिजली का बोल्ट आसमान को 2 हिस्सों में चीर रहा हो। ये गर्जना करता हुआ पीछे हटते हुए हुआंग शान के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर असंख्य भावनाएं उभर आईं। वह जानता था कि वह इस हमले से बच नहीं सकता। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था और उसके हाथ एक साथ मिलकर मुहरों का रूप ले रहे थे, क्योंकि वह वापस लड़ने का प्रयास कर रहा था। वह गुर्राया, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। जैसे ही उसने बात की, लाल बिजली का बोल्ट दौड़ता हुआ आया और सीधे उसके ऊपर आ गिरा। हवा में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंज उठी। बिजली के बोल्ट के बल ने हुआंग शान के शरीर को चीर दिया। हुआंग शान के शरीर के कटे हुए अवशेषों से अनगिनत पेड़ की शाखाएं उभरीं। शाखाएं संघर्ष करती रहीं और तेजी से आकाश में एक साथ इकट्ठी हुईं, जिससे 300 मीटर ऊंचा एक विशाल पेड़ बन गया जो स्वर्ग तक पहुंच गया। यह विशालकाय लाल आंख के सामने खड़ा था। विशाल पेड़ का मुकुट बहुत बड़ा था और मोटी पुरानी शाखाएं थीं। ये बहुत पुराना लग रहा था। वांग बाओले, झाओ यामिंग और झुओ युफान ने अपने सामने का दृश्य देखा और वहीं जड़वत खड़े हो गए, जैसे कि उन पर बिजली गिर गई हो। बाकी लोग विशाल पेड़ से इतने परिचित नहीं थे। हालांकि उनके साथ मौजूद किसी व्यक्ति से विशाल पेड़ के खुलने के दृश्य ने उनके चेहरे को सदमे से पीला कर दिया। मदरशिप एरे फॉर्मेशन का उपयोग करके लोगों से जीवन शक्ति चूसना आपकी क्षमताओं की सीमा होनी चाहिए। मुझे देखने दो कि तुम और कितने क्रिम्सन फेरी लाइटनिंग बोल्ट को बुलाने में सक्षम हो। आसमान में ऊपर विशाल पेड़ दहाड़ रहा था। यह अब पीछे नहीं हट रहा था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि इसका रूप तेजी से अस्तित्व से बाहर हो रहा है, जैसे कि यह छोड़ने के लिए किसी अन्य तरीके का उपयोग कर रहा हो। जैसे ही इसके शब्द निकले, आकाश में विशाल लाल आंख के सामने क्रूरता और निर्दयता चमक उठी। अगले ही पल आसमान से लाल रंग की बिजली का एक और बोल्ट टूटकर गिरा। यह एक और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाला हमला था जिसने स्वर्ग को चीरने की धमकी दी थी। यह विशाल पेड़ की ओर तेजी से बढ़ा। अपने असली रूप में विशाल पेड़ हमले से बच नहीं सका और बिजली का बोल्ट सीधे उसके धुंधले रूप से टकराया। धुंधला पेड़ का रूप हिंसक रूप से कांप उठा। विशाल वृक्ष की छाल पर भयानक दरारें पड़ गईं, असंख्य शाखाएं धूल में बदल गईं और अनगिनत पत्तियां एक पल में बिखर गईं। आने वाली बिजली ने एक अदृश्य हवा के बुलबुले को तुरंत चकनाचूर कर दिया, जिसने विशाल वृक्ष को घेर रखा था और उसे गुमनामी में जाने दे सकता था। गंभीर रूप से घायल विशाल वृक्ष को जबरन उसकी धुंधली अवस्था से बाहर निकाल दिया गया। यह अंत नहीं था। जैसे जैसे दरारें बढ़ती गईं, विशाल वृक्ष टूटकर गिर गया। अवशेषों से एक कोमल हरा अंकुर निकला और तेजी से दूर चला गया। जब सभी लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे, तो लाल आंख एक बार फिर चमक उठी। उसकी पुतली के अंदर दरारें देखी जा सकती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक बहरा करने वाली आवाज़ के साथ, जो उन्होंने पहले सुनी गई हर चीज़ से ज़्यादा तेज थी, लाल आंख ढह गई और एक तीसरी लाल बिजली बन गई। वह भागती हुई युवा शाखा की ओर दौड़ी। नहीं, हरे वृक्ष की शाखा पर एक चेहरा उभरा। ये निराशा और तीव्र घृणा और हताशा से भरा हुआ था। वह चीखने लगा और बेतहाशा वापस लड़ने और भागने की कोशिश करने लगा। बिजली से खुद को बचाने की कोशिश में पत्तियां उग गईं और फूल खिलने लगे, लेकिन ये सब बेकार था। पलक झपकते ही उसकी भयंकर चीखों के बीच लाल रंग की बिजली ने पेड़ की टहनी को मारा। हवा में एक तेज गर्जना गूंज उठी।
भीड़ ने देखा कि पेड़ की टहनी इंच इंच करके बिखर रही थी, ढह रही थी और धूल में बदल रही थी। विशाल पेड़ के नष्ट होने के साथ ही उन पर जो भयावह आभा छाई हुई थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई। रहस्यमय लूना क्षेत्र को सील करने वाले लकड़ी जैसे शिलालेखों से आसमान ढका हुआ था। हालांकि क्षेत्र के भीतर रहने वालों ने आसमान से दमनकारी बल के कमजोर होने का एहसास किया। बिजली के बोल्टों के विशाल पेड़ पर गिरने और उसे नष्ट करने के पहले के दृश्य ने सभी को बेचैन और चिंतित कर दिया। वांग बाओले, झाओ यामिंग और झुओ यिफान विशेष रूप से दूसरों की आंखों में सदमे को देख सकते थे क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। वे कूलम बेसिन की घटनाओं को याद किए बिना नहीं रह सके। क्या ये पेड़ कूलम बेसिन का है? यदि नहीं, तो वहाँ कितने पेड़ हैं? क्या वे सभी चांद पर हैं? यदि हाँ, तो वे क्यों आए हैं? जाहिर है कि सील का इससे कुछ लेना देना है, वांग बाओले ने सोचा। उनका मन उदास विचारों से घिरा हुआ था। साथ ही बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी फेडरेशन से बचाव की उम्मीद जताई। जो हुआ वह बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें लगा कि फेडरेशन को पहले ही पता चल गया होगा। जैसे ही उदास मनोदशा ने भीड़ को घेर लिया, कायरता से भरे मूंगबू ने एक बार फिर अपना सिर उठाया और हमला करने के लिए तैयार हो गए। सभी ने तुरंत अपने विचारों को फिर से केंद्रित किया और जल्दी से भाग गए। जैसे ही मूंगबू धीरे धीरे जागा, 4 दाव कॉलेजों की भीड़ दौड़ पड़ी और मूंगबू की भूमि से आज़ाद होने ही वाली थी। तभी अप्रत्याशित मिस्टिक लूना क्षेत्र ने चुपचाप और अप्रत्याशित रूप से फिर से हमला किया। मूंगबू ने उनका पीछा छोड़ना शुरू कर दिया और भागने की तरह गहरे भूमिगत हो गए। उन्हें आश्चर्यचकित होने का समय नहीं मिला। दूर से रोने और कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। दूर से अचानक एक घना कोहरा दिखाई दिया। ये क्षितिज में दूर तक फैल गया, बिना किसी छोड़ के 10 मील लंबा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ। वांग बाओले और आसपास के लोग इसके तेज दृष्टिकोण में खड़े थे। दूर से कोहरा घना और अभेद्य लग रहा था। यह कोहरे के एक महासागर की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। द मिस्टिक ट्रेस फॉग। भीड़ में से किसी ने डर के मारे सांस रोक ली। कोहरा मिस्टिक लूना क्षेत्र में पाया जाने वाला एक अनोखा मौसम लक्षण था। ये कहाँ और कब दिखाई देगा, यह अप्रत्याशित था। जैसे ही ये दिखाई देता, कोई भी जीवित चीज जो इसके रास्ते में होती, चांद को छोड़कर रहस्यमयी चंद्र क्षेत्र के विभिन्न भागों में बेतरतीब ढंग से पहुंच जाती। वांग बाओले ने तेजी से आती धुंध और उसे उन्हें अलग करने वाली 100 गज से भी कम दूरी को देखते हुए मुंह बनाया। उसके आसपास के सभी लोग चुप हो गए। उन्हें पता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और वे एक दूसरे को देखने लगे। सब लोग, अपना ख्याल रखना, हमें धीरज रखना होगा, संघ जल्द ही मदद भेजेगा। मुझे उम्मीद है हम एक दूसरे को फिर से देखने के लिए जीवित रहेंगे। उस पल विदाई विशेष रूप से उदास लग रही थी। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। वह मुड़ा और बाकी लोगों को अलविदा कहा, झुओ यिफान और चेन युटोंग को गले लगाया और झाओ यामिंग की ओर सिर हिलाया। धुंध उनकी ओर लुढ़कती हुई आई। 4 दाव कॉलेजों के लगभग 1000 साधकों को ढकते हुए जहां वे खड़े थे वहीं रुक गई। शायद आत्मा की शुरुआत के युग का 41वां साल मुसीबतों का साल था। ये वह साल था जब विनाशकारी परिवर्तन ने चंद्र कॉलोनियों को प्रभावित किया और पूरे संघ को झकझोर दिया। खबर को छिपाना या रोकना असंभव था। चंद्रमा पर बहुत सारी कॉलोनियां थीं। प्रमुख राजनीतिक ताकतों के अलावा कई अन्य भी थीं जो कई छोटी राजनीतिक संस्थाओं के स्वामित्व में थीं। संघ भर में विभिन्न मीडिया एजेंसियां जल्द ही रहस्यमय चंद्र क्षेत्र में हुई विनाशकारी घटनाओं को पूरे संघ में प्रसारित कर रही थीं। थोड़े ही समय में संघ भर में फैले शहरों के निवासी भय से घिर गए। आबादी में आतंक और अराजकता फैल गई। सभी प्रकार और नस्लों की साजिशें फैलाई जा रही थीं। चंद्रमा पर विपत्ति आए। हे भगवान, ये प्राचीन हरे कांस्य तलवार से एलियंस होना चाहिए। वे अवश्य ही प्रकट हुए होंगे। मैंने हमेशा साधक के मार्ग पर चलने के खिलाफ आग्रह किया है। जैसा कि मैंने हमेशा अनुमान लगाया था, कुछ हुआ है। साधना देवताओं की शक्ति है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम साधारण मनुष्यों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बकवास मत करो। फेडरेशन चांद पर जो कुछ भी हो रहा है उसे हल कर देगा। जब पूरा फेडरेशन हंगामा करने लगा तो वांग बाओले के माता पिता भी चिंता में डूब गए। वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सौभाग्य से लियू दाओबिन के पिता और फीनिक्स शहर के नगर स्वामी अक्सर आते थे। अपने स्वयं के चैनलों के माध्यम से उन्होंने नई खबरें खोजी और वांग बाओले के माता पिता को आश्वस्त करने में सक्षम थे। बुजुर्ग दंपत्ति मामले को और अधिक समझने में सक्षम थे और जानते थे कि वांग बाओले शायद मुसीबत में नहीं हैं। चांद पर कुछ हुआ था और उसके कारण वहां तालाबंदी हुई थी और फेडरेशन सभी को बचाने में लगा हुआ था। उसी समय फेडरेशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में और विभिन्न प्रमुख राजनीतिक ताकतों के सदस्यों द्वारा गठित एक टीम चांद की ओर निकल पड़ी थी। यहां तक कि इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर भी टीम में शामिल थे। बुजुर्ग खुद भी हरकत में आ गए थे। दूसरी राजनीतिक ताकतों में से असली और सबसे ताकतवर चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकते थे।
चंद्रमा पर अचानक हुआ ये बदलाव अचानक हुआ था, और कई लोगों के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उन्हें लग रहा था कि कुछ और हो रहा है। यात्रा के दौरान बचाव दल को लूना बेस कॉलोनी में पहरे पर तैनात विभिन्न राजनीतिक ताकतों के ताकतवर लोगों से संदेश मिला। उन्हें मिस्टिक लूना दायरे में एक कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक की शक्ल, लाल आंखें और एक लाल रंग की बिजली का बोल्ट मिला जो कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक को मार सकता था। नई खोजों ने चंद्रमा पर जो कुछ हो रहा था उसे और भी भयावह बना दिया। बेस कॉलोनी में पहुंचने के बाद उनमें से 100 से ज्यादा, जो कि संघ के सभी कोर फॉर्मेशन दायरे के साधकों का लगभग 7/10वां हिस्सा था, तुरंत इकट्ठा हो गए। अपने पास मौजूद सभी सबूतों और सुरागों को इकट्ठा करने के बाद वे अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। जब कोई पेड़ चेतना प्राप्त करता है तो वह एक साधक को आत्मसात करने, उसके शरीर के भीतर छिपने और रहस्यमयी लूना क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होता है। हमारा आकलन दर्शाता है कि कम से कम 2 या अधिक ऐसे संवेदनशील वृक्ष जीवन रूप हैं। उनकी साधना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है और वे एक दूसरे के साथ असंगत प्रतीत होते हैं। उनका उद्देश्य अज्ञात। वे सरणी संरचना पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करने में सफल रहे और इसका उपयोग काउंटर सील के लिए कैसे किया, अज्ञात। सबूत सभी के सामने प्रस्तुत किए गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बचाव दल के प्रत्येक सदस्य को स्पष्ट रूप से संदेह था कि यह मामला किसी बाहरी व्यक्ति और संघ के भीतर किसी व्यक्ति के बीच मिलीभगत का परिणाम था। संघ के अध्यक्ष डुआन मुके की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, इसके बजाय अपने पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़े। बाद वाले इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर थे, जो संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक क्षण के बाद उसकी आंखों में बर्फीली चमक चमक उठी और उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा, चाहे जो भी हो, हमें व्यूह रचना को तोड़ना ही होगा और बचाव अभियान चलाना होगा। उसके विचार डुआन मुके के विचार से ही मेल खाते थे। दोनों के निर्णय के बाद अन्य राजनीतिक ताकतें भी सहमत हो गईं। 100 से अधिक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र बचाव बल जल्द ही बाहर निकल गया और सरणी गठन को उड़ाने का प्रयास किया। डुआन मुके ने दिव्य आयुध की शक्ति का एक टुकड़ा भी सक्रिय किया। उस पल में एक गड़गड़ाहट ने आसमान को हिला दिया और पूरा चांद कांप उठा। हालांकि मिस्टिक लूना क्षेत्र की सरणी संरचना लचीली थी और राक्षसी आत्माओं द्वारा घुसपैठ की गई थी जो स्पष्ट रूप से तैयार थीं। बचाव बल को नहीं पता था कि उनके पास किस तरह की शक्ति या मंत्र था। सरणी गठन को तोड़ने के प्रयास घोंघे की गति से आगे बढ़े। इसे जल्द ही तोड़ा नहीं जा सकता था। एकमात्र विकल्प दिव्य आयुध का उपयोग करना था। हालांकि दिव्य आयुध की उपस्थिति निश्चित रूप से मिस्टिक लूना क्षेत्र के भीतर सो रहे नाइट इमोर्टल किंग को जगा देगी। परिणामी तबाही की सीमा अकल्पनीय होगी, इसलिए वे तब तक उस विकल्प का सहारा नहीं लेंगे जब तक कि उनके सारे साधन समाप्त न हो जाएं। उस अवधि के दौरान जब बचाव दल ने सील तोड़ने का प्रयास किया, रहस्यवादी लूना क्षेत्र के भीतर वह भूमि जहां 4 दाव महाविद्यालयों के शिष्य खड़े थे, धुंध में लिपटी रही। बहुत लंबे समय के बाद धुंध के धीरे धीरे हटने के साथ क्षेत्र अंततः उजागर हो गया। वहां एक भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। दाव महाविद्यालयों के 100 से अधिक साधक जो पहले धुंध में फंस गए थे, गायब हो गए थे। धुंध ने अपने पीछे बंजर धरती और मुरझाए हुए पौधे छोड़े। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मूनबू द्वारा छोड़े गए गहरे गड्ढे भी गायब हो गए, मानो अस्तित्व ही मिट गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षेत्र में कभी कुछ हुआ ही ना हो। अगर कोई इस पूरे दृश्य को देखने के लिए आसपास होता तो वह इस दृश्य को देखकर चौंक जाता। यह विचित्र से भी परे था। किसी को भी भ्रामक भावना का सामना करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हुआ था टुकड़ों का मैदान, 4 दाव महाविद्यालयों के 100 से ज्यादा साधक और यहाँ तक कि मूनबू के साथ लड़ाई, सब झूठ था और वास्तव में नहीं हुआ था। अजीब मौसम ने ही चांद को एक खतरनाक जगह बना दिया था। यह एक ऐसा खतरा था जो किसी को भी चौंका सकता था। दाव महाविद्यालयों के शिष्यों को वर्तमान में मिस्टिक ट्रेस फॉग द्वारा मिस्टिक लूना क्षेत्र के विभिन्न भागों में ले जाया जा रहा था। भाग्यशाली लोग चांद के दृश्यमान पक्ष पर बने रहे। अधिक दुर्भाग्यपूर्ण लोग चांद के अंधेरे पक्ष पर अधिक खतरनाक प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाए गए। वान बाओले को नहीं पता था कि वह कहाँ था। मिस्टिक ट्रेस फॉग के उसके ऊपर छा जाने के बाद उसे केवल अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। जब ये फिर से साफ हुआ तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। जैसे ही वह नए स्थान पर फिर से प्रकट हुआ, उसने तुरंत अपनी साधना को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी मुट्ठी में सुपरनोवा की शक्ति कंपन कर रही थी और उसने अपने आसपास के वातावरण का जल्दी और सतर्कता से निरीक्षण किया। वह अब रेगिस्तानी भूमि में नहीं था। जमीन कीचड़ भरी भूरी मिट्टी से ढकी हुई थी। दूर से वह छोटे पहाड़ों के उत्थान और पतन को देख सकता था। अगर अंधेरी रात के आसमान में लकड़ी की सील नहीं होती तो उसे लगता कि वह धरती पर वापस आ गया है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, वांग बाओले ने राहत की सांस ली। मिस्टिक लूना दायरे में आने के बाद से उसने जो विभिन्न घटनाओं का अनुभव किया था वे बेहद विचित्र और भयावह रूप से खतरनाक थीं।
क्या मैं दृश्यमान पक्ष पर हूँ या अंधेरे पक्ष पर? वान बाओले ने सोचा। उसने जल्दी से आसमान की ओर देखा और अपने घबराए हुए दिल को शांत किया जब उसने आसमान में चमकीले नीले ग्रह पृथ्वी को देखा और महसूस किया कि वह इतना भाग्यशाली था कि उसे चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में नहीं ले जाया गया। अगर ऐसा होता तो वह पृथ्वी को नहीं देख पाता। आखिरकार चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर खड़े होकर कोई भी पृथ्वी को नहीं देख पाएगा। आत्मा क्यूई की शुरुआत ने कक्षाओं को प्रभावित किया था। उसने जो जानकारी पढ़ी थी उसमें चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में निहित खतरों का उल्लेख था। कुछ गहरे क्षेत्र इतने खतरनाक थे कि एक सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक को वहां जाने पर लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ता था। एक बार जब वान बाओले को अपनी सापेक्ष सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया गया तो उसने फिर से आह भरी। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा। उसे लगा कि रहस्यमयी लूना क्षेत्र में आने के बाद से उसकी किस्मत का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। टुकड़ों की तलाश में पहला अवसर शिलिंग ने छीन लिया था और फिर से विशाल पेड़ के साथ उसका रास्ता पार हो गया था। भले ही विशाल पेड़ मारा गया था लेकिन क्षेत्र अभी भी बंद था। क्या ये हो सकता है कि मैं वास्तव में पृथ्वी का पुत्र हूँ? इसलिए जब मैं ग्रह छोड़ता हूँ तो मेरी किस्मत खराब हो जाती है। वान बाओले ने अपने पेट पर हाथ मारा और विलाप किया। उसकी आंखों में चिंता उसके आत्म मजाक के बावजूद दूर नहीं हुई। वान बाओले आमतौर पर एक आशावादी व्यक्ति था, हालांकि उसका आशावाद उसके लिए अपनी चिंताओं को प्रबंधित करने का एक साधन मात्र था। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि मिस्टिक लूना दायरे में मृत्यु और खतरा हमेशा निकट थे। अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त होने के लिए उसे जल्द से जल्द फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंचना था। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे कैसे कर रहे हैं। वान बाओले चुप हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंचकर ही वह अपनी सुरक्षा करने की अपनी क्षमता की गारंटी दे सकता था। मुझे जल्दी से टुकड़े खोजने होंगे। वान बाओले ने अपना मन बना लिया। उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था और उसने अपने भक्षण बीज की पूरी सीमा को छोड़ दिया। जैसे ही भक्षण करने वाला बीज जागृत हुआ, वान बाओले ने स्पिरिट क्यूई में किसी भी गड़बड़ी को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह आगे बढ़ा, स्पिरिट क्यूई को महसूस करते हुए मिस्टिक लूना दायरे में तेजी से आगे बढ़ा। उसने आसपास के किसी भी खतरे और खतरे के लिए अपनी चौकसी बनाए रखी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। 2 घंटे बाद तेज रफ्तार से भागते हुए वान बाओले को अभी भी एक भी आत्मा नजर नहीं आई। हालांकि एक पल में उसने स्पिरिट क्यूई की कमजोर लहर महसूस की। यह इतनी कमजोर थी कि अगर वान बाओले के पास भक्षण करने वाला बीज और तेज इंद्रियां न होती तो वह इसे नोटिस नहीं कर पाता। अपने हर्षित आश्चर्य के बीच उसने दिशा बदली और स्पिरिट क्यूई के स्रोत की ओर दौड़ा। अपनी इंद्रियों का अनुसरण करने और कुछ समय तक खोज करने के बाद उसे आखिरकार एक आधा मुरझाया हुआ पौधा मिला जो किसी तरह के हेजहॉग कैक्टस जैसा दिख रहा था। उसने उसे देखा और अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। चांद पर हेजहॉग कैक्टस हैं। वान बाओले को स्पिरिट क्यूई की उत्पत्ति का आभास हो गया था। यह मंद था लेकिन हेजहॉग कैक्टस के नीचे था। यह इतना कमजोर था कि क्यूई पालन कला का अभ्यास करने वाला और कैक्टस के पास से गुजरने वाला कोई व्यक्ति इसे आसानी से देख नहीं सकता था। वान बाओले ने खुशी खुशी हेजहॉग कैक्टस को पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, हेजहॉग कैक्टस पर अचानक एक बड़ा मुंह दिखाई दिया। इसने वान बाओले के हाथ को पकड़ा और एक काट लिया। ये काटता है। वान बाओले ने घूर कर देखा। वान बाओले ने हेजहॉग कैक्टस को काटने के बारे में देखकर नाक सिकुड़ी। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में कस गया और उसने सुपरनोवा को सक्रिय कर दिया। उसके चारों ओर स्पिरिट ऊर्जा फूट पड़ी और धूल और मिट्टी जमीन से उठकर हवा में उठ गई। हेजहॉग कैक्टस ने अपना मुंह चौड़ा करके खोला हुआ था और काटने ही वाला था। ये दृश्य देखकर वह कांप उठा और वान बाओले की मुट्ठी के उतरने का इंतजार किए बिना उसने मुंह में हरा तरल थूक दिया। ये वान बाओले की ओर निर्देशित नहीं था बल्कि खून के तालाब की तरह थूका गया था। कैक्टस लंगड़ा हो गया, यहाँ तक कि कांटे भी गुच्छों में गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह हार गया है, मृत्यु का नाटक कर रहा है। मैंने अभी तक एक भी वार नहीं किया है। वान बाओले ने पलकें झपकाईं। उसकी मुट्ठी हेजहॉग कैक्टस के ठीक सामने रुक गई। उसने घूर कर देखा। उसे कैक्टस काफी दिलचस्प लगा और वह चिल्लाया, छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कैक्टस हरकत में आ गया। उसने अपनी जड़ें जमीन से बाहर निकाली और एक छोटे व्यक्ति की तरह तेजी से पीछे हट गया। 1 गज पीछे हटने के बाद वह रुक गया। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वान बाओले का दाहिना हाथ हेजहॉग कैक्टस द्वारा खाली की गई धरती में गहराई तक पहुंचा और एक नाखून के आकार के टुकड़े को पकड़ लिया। जिस क्षण उसके हाथ ने टुकड़े को छुआ, एक अजीब सी सनसनी उसकी उंगलियों से उसके दिल तक पहुंच गई। ये भावना एक अंतहीन भूख की तरह थी जो उसके अंदर से आ रही थी और टुकड़े के साथ मिल जाने के लिए लंबे समय तक बनी रही। वान बाओले कांप उठा और उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने अपने हाथ में टुकड़ा पकड़ लिया और उसका अध्ययन किया। उसे पूरा यकीन था कि यह एक विशेष टुकड़ा था जिसका उपयोग उसके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर को बनाने के लिए किया जा सकता था।
बहुत खुश होकर वांग बाओले ने टुकड़े को अपनी छाती के पास रख लिया। ऐसा अलौकिक टुकड़ा किसी के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे स्टोरेज ब्रेसलेट पकड़ सके। संतुष्टि से लबरेज वांग बाओले ने अपना सिर उठाया और पाया कि हेजहॉग कैक्टस गायब हो गया है। इसके गायब होने पर कोई ध्यान न देते हुए उसने कुछ देर तक सोचा और कैक्टस की मानव जैसी बुद्धि का कारण समझ गया। शायद इसका इस विशेष टुकड़े से कुछ लेना देना है। वांग बाओले ने चारों ओर देखा, पुष्टि की कि कोई अन्य टुकड़े नहीं थे, फिर मुड़ा और भाग गया। जब वह आखिरकार चला गया तो जमीन में मिट्टी थोड़ी ऊपर उठी और हेजहॉग कैक्टस फिर से बाहर निकल आया। उसने वांग बाओले की ओर देखा, जो हार मानने जैसा लग रहा था। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और अपने दांत दिखाए, फिर वापस धरती में घुस गया और भाग गया। वांग बाओले खुशी से भाग रहा था, सिवाय इसके कि कुछ देर तक दौड़ने के बाद वह रुक गया और उस टुकड़े को घूरने लगा जिसे उसने अपनी छाती के पास रखा था। वह थोड़ा निराश लग रहा था। इस चीज़ में कुछ गड़बड़ है। पढ़ने की सामग्री में केवल इतना कहा गया था कि हम इसे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में स्टोर करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस टुकड़े के बारे में कुछ नहीं कहा कि यह स्पिरिट क्यूई का स्रोत है जो ध्यान आकर्षित करता है। वांग बाओले ने झुंझलाहट में अपने बालों को पकड़ लिया। अगर टुकड़ा नहीं खोजा जाता तो ठीक रहता, लेकिन एक बार जब यह खोजा गया और एक साधक के संपर्क में आया तो यह एक अंधेरी रात में जलती हुई मशाल की तरह हो गया, ऐसा कुछ जो निश्चित रूप से एक निश्चित दायरे में स्थित अन्य लोगों द्वारा खोजा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यह यहाँ खतरनाक था और विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा क्रूर थी। ऐसी विशेषता के साथ अगर लड़ाई भयंकर नहीं होती तो यह अजीब होगा। वांग बाओले ने थोड़ा सोचा और टुकड़े को कहीं और छिपाने के बारे में सोचा। उसने एक गड्ढा खोदने और उसे दफनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आत्मा क्यूई स्पष्ट थी। उसके जाने के तुरंत बाद किसी के द्वारा इसे खोजने की संभावना अधिक थी। कोई और रास्ता नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझे लूटने की हिम्मत करता है। वांग बाओले ने अपने दांत पीस लिए, घूर कर देखा और भागना जारी रखा। उसके शरीर के अंदर भक्षण करने वाला बीज आत्मा क्यूई के अन्य स्रोतों की खोज कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन बीत गए। 3 दिनों में वांग बाओले को काफ़ी टुकड़े मिले। उनमें से अधिकांश का उपयोग फाउंडेशन स्थापना कोर के लिए नहीं किया जा सकता था। ऐसे विशेष टुकड़ों में से उसे केवल दूसरा ही मिला था। वांग बाओले ने सोचा कि विशेष टुकड़ों को ढूंढना कितना मुश्किल था और वह अपनी आहें नहीं रोक पाया। कम से कम उसके पास भक्षण करने वाला बीज था और जिस गति से वह टुकड़ों को खोज रहा था वह सामान्य साधक से अधिक थी। फिर भी उसके परिणाम निराशाजनक थे। अन्य लोगों को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। वांग बाओले को ऐसा सोचना सही लगा। उन 3 दिनों के दौरान उसका सामना चंद्र राक्षसों से हुआ था। अधिकांश उत्परिवर्तित चंद्र जानवर थे जो प्राचीन मार्शल क्षेत्र के थे। वे उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थे और उनमें से कुछ तो ऐसे भी लग रहे थे जैसे वे एक स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए उसने एक झींगे को देखा जो एक व्यक्ति के आधे आकार का था। इसने वांग बाओले को लंबे समय तक हिचकिचाहट में डाल दिया। उसे याद आया कि उसने समुद्र में पाए जाने वाले झींगे खाए थे, लेकिन उसने कभी भी जमीन पर पाए जाने वाले झींगे नहीं खाए थे। हालांकि झींगे से बैंगनी रंग की चमक आ रही थी और वह जहरीला लग रहा था। इसलिए बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद वांग बाओले ने इस विचार को त्यागने का फैसला किया। 2 दिन बीत गए। उस दिन वांग बाओले रहस्यमयी लूना दायरे में अपनी यात्रा जारी रख रहा था, टुकड़ों की तलाश कर रहा था, जब वह एक छोटे से पहाड़ के पास से गुजरा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। भक्षण करने वाले बीज के माध्यम से उसने दूरी में एक चौंकाने वाली आत्मा की हुई गड़बड़ी महसूस की। गड़बड़ी ने वांग बाओले को उत्साहित किया। वह पास आने ही वाला था कि उसने भक्षण करने वाले बीज के माध्यम से आत्मा क्यूई के स्रोत को हलचल करते हुए महसूस किया। फिर वह उस ओर दौड़ पड़ा जहां वह था। वांग बाओले ने चौंकते हुए तेजी से अपना सिर उठाया। उसने दूर तक देखा। जल्द ही उसने क्षितिज में एक साधक की पहली छाया देखी जो उसने इतने दिनों में देखी थी। ये काले वस्त्र पहने एक युवक था। वह दुबला पतला और थोड़ा कुपोषित लग रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और चेहरे पर एक निशान था। उसके दाहिने हाथ में काली पट्टियां बंधी हुई थीं और पट्टियों के बीच से काली क्यूई की लहरें निकल रही थीं। वह जंगली लग रहा था और एक छोटे हत्यारे देवता की तरह लग रहा था, ठंडा और निर्दयी। उसके पहनावे से वह 4 दाव कॉलेजों में से किसी की तरह नहीं लग रहा था। आत्मा क्यूई की लहरें उसके व्यक्तित्व से आ रही थीं। करीब से देखने पर वांग बाओले को युवक से 3 स्रोत निकलते हुए महसूस हुए, जिन्होंने उसके अंदर लालसा जगा दी। 3 विशेष टुकड़े। वांग बाओले चौंक गया और उसके दिल में एक खट्टी भावना फैल गई। उसने खुद को बहुत मेहनती समझा था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे केवल 2 विशेष टुकड़े ही मिले थे। युवक, जो दिखने में भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, ने वास्तव में 3 टुकड़े पाए। क्या मुझे उन्हें छीनने का प्रयास करना चाहिए? वांग बाओले ने विचार किया।
हालांकि जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था तो युवक ने अचानक मुड़कर वान बाओले को देखा। उसने तुरंत दिशा बदली और वान बाओले की ओर दौड़ पड़ा। वह बिजली की तरह तेज था और पास आते ही जमीन से धूल के बादल उड़ा रहा था। वह सीधे मेरे दरवाजे पर आ रहा है। वान बाओले ने पलक झपकाए। वह कुछ कदम पीछे हट गया और पास आ रहे युवक को घूरने लगा। युवक जल्द ही वान बाओले से 10 गज पहले रुक गया। वह वहीं खड़ा रहा और वान बाओले को ठंडी निगाहों से देखा, अपनी ठुड्डी उठाई, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, इसे सौंप दो, मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। जैसे ही वान बाओले ने युवक की बात सुनी, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने भी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाया, इसे सौंप दो, मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है। युवक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह बोलते हुए बाहर निकला और पलक झपकते ही वान बाओले के सामने खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठी बाहर निकल आई। उसने सीधा मुक्का नहीं मारा। इसके बजाय जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर फेंकी, उसने उसे हथेली की तरह चौड़ा किया और उसमें से एक काला जेड पेंडेंट निकला। जैसे ही जेड पेंडेंट बाहर निकला, उसने काली हवाएं बुलाईं जो एक काले बाघ के सिर की अस्पष्ट आकृति बनाती थीं। ये दहाड़ता हुआ वान बाओले पर टूट पड़ा। एक अनमोल खजाना। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे दादाजी यहाँ एक धार्मिक आयुध साधक हैं? वान बाओले ने अहंकार से कहा। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और कई अनमोल खजाने निकाले जो आकाश को ढकते हुए युवक की ओर दौड़े। अनमोल खजाने में से स्वयं विस्फोटित मोती, रस्सी, बड़ी मुहर और उड़ती हुई तलवार थी। अनमोल खजाने बहुत सारे निकले। रस्सी और बड़ी मुहर विशेष रूप से बेहद खतरनाक और भयावह लग रही थी। युवक ने उन्हें बड़ी सावधानी से देखा। हालांकि जिन 2 अनमोल खजानों पर उसने इतनी बारीकी से नजर रखी थी, वे उड़ते समय युवक पर हमला नहीं कर पाए। इसके बजाय एक भयानक शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए वे आकाश की ओर तेजी से बढ़े और गायब हो गए। हवा में युवक ने जब 2 अनमोल खजानों को आसमान में अपनी विचित्र चढ़ाई करते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। अनमोल खजानों पर नजर रखते हुए उसने वान बाओले को बुरी तरह घूरा और अपने हाथ में ब्लैक टाइगर जेड पेंडेंट लिया और अपनी हथेली वान बाओले की ओर बढ़ा दी। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ वान बाओले के अनमोल खजानों और युवक के काले बाघ में टक्कर हुई। काला बाघ अनमोल खजानों से टकराते हुए चिल्लाया। गरजती हुई लड़ाई की आवाज़ों के बीच युवक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और लड़ते हुए अनमोल खजानों के बीच से छलांग लगाई और वान बाओले के सामने पहुंच गया। उसकी उंगली वान बाओले के माथे की ओर बढ़ी। मर जाओ। वान बाओले भले ही प्रसिद्ध हों, लेकिन गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के एक शिष्य के लिए, एक ऐसा संप्रदाय जिसके शिष्य पारंपरिक की ओर झुकाव रखते थे और बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, वान बाओले के बारे में उनका ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो युवा जानता था वह और भी दयनीय था। उस समय उसने धार्मिक आयुध साधकों को नष्ट करने के लिए अपनी सामान्य रणनीति लागू की, जो उनके पास जाना और उन्हें मिटाने के लिए करीबी मुकाबले पर निर्भर था। उनके अनुभव के आधार पर धार्मिक आयुध साधक, सरणी गठन साधक और कीमिया साधक समान रूप से जबरदस्त क्षमता रखते थे, लेकिन एक बार जब कोई दुश्मन करीब पहुंच जाता तो वे चरम पर पहुंच जाते। अपने निर्दयी अहंकार में उसकी उंगली बिजली की तरह आगे बढ़ी और वान बाओले के माथे पर वार करने वाली थी। उसकी उंगली की नोक पर काली कीड़ी दिखाई दी थी। उसे उसके स्पर्श से खोपड़ी को भेदने का पूरा भरोसा था। हालांकि जो आदर्श था वह वास्तव में अच्छा था, लेकिन वास्तविकता उसकी कल्पना से थोड़ी अलग थी। जैसे ही उसकी उंगली आगे बढ़ी, वान बाओले की आंखें उत्साह से चमक उठीं। कब से ऐसा हुआ है जब से किसी ने मेरे सामने अपनी उंगली उठाने की हिम्मत की है? वान बाओले को पुराने अच्छे दिन याद आने लगे। जब से वह मशहूर हुआ है, बहुत से लोग उसकी उंगली मोड़ने वाली जानलेवा चाल से सावधान और सतर्क हो गए हैं। नतीजतन उसे हर लड़ाई में इस चाल को इस्तेमाल करने का मौका तलाशना पड़ता है। इससे उसे उन दिनों की याद आ गई जब वह मशहूर नहीं था, किसी के उंगली उठाने का एहसास। उस पल वह आखिरकार अतीत की उन भावनाओं को गले लगा सकता था। जैसे ही काले कपड़े पहने युवक की उंगली उसके माथे की ओर बढ़ी, उसने खुशी से अपना दाहिना हाथ उठाया और एक बेहद अभ्यास की हुई चाल से युवक की उंगली पकड़ ली। उसके शरीर के अंदर का भक्षण करने वाला बीज सक्रिय हो गया। जैसे ही मजबूत चूषण बल सक्रिय हुआ, उसने उंगली को जोर से ऊपर की ओर मोड़ दिया। मुझे डैडी कहो, ये कैसी विचित्रता है। युवक के चेहरे पर भाव बदल गए। ऐसा नहीं था कि वह ऐसे लोगों से नहीं मिला था जो उंगली मोड़ने में माहिर थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जो उंगलियां मोड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी से कहता था कि वह उसे डैडी कहे। ये पहली बार था। उसके भीतर शर्म की लहर दौड़ गई और युवक की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। उसने अपनी उंगली में अत्यधिक पीड़ा की परवाह नहीं की और उसे छुड़ाने के लिए संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय काली क्यूई ने तुरंत उसकी उंगली को घेर लिया और उसके हाथ की पट्टियां फट गईं। उसकी उंगली से एक जबरदस्त ताकत निकली। यह एक ब्लेड की तरह तेज थी जो अपने आसपास की हर चीज को काट सकती थी।
करीब से देखने पर कोई भी व्यक्ति उसकी उंगली से शिलालेखों की लहरें देखता और वांग बाओले की हथेली से टकराता हुआ दिखाई देता। छोड़ दो, उसकी कल्पना में वांग बाओले की हथेली अगले ही पल फट जाएगी और खून से लथपथ हो जाएगी। वास्तव में यह उस विशेष हमले की क्रूरता थी। इसके नीचे कई लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जो शिलालेख सभी को नष्ट करने में सक्षम लग रहे थे, वांग बाओले की हथेली से टकराने पर धातु की दीवार पर गिरे हुए प्रतीत हुए। वांग बाओले को नुकसान पहुंचाने के बजाय वे उतरते ही बिखर गए। तुम डैडी के लिए कुजली कुजलाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम डैडी को धमकाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वह एक धार्मिक आयुध साधक है और कमज़ोर है और लड़ नहीं सकता? क्या इसलिए तुम मुझसे मेरे टुकड़े छीनने की कोशिश कर रहे हो? वांग बाओले ने घूर कर देखा। वह मांस से मोटा और त्वचा से कठोर था। उसका भौतिक शरीर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गया था। युवक की उंगली ने एक शक्तिशाली हमला किया था, लेकिन इसका प्रभाव हल्का था। वांग बाओले का पैर अचानक ऊपर उठा और युवक की जांघ की ओर बढ़ा। ये फिर से किस तरह का हमला है? उस जगह पर निशाना साधते हुए युवक के चेहरे पर भाव बदल गए। वह महसूस कर सकता था कि वांग बाओले की लात से हवाएं उसकी पतलून पर तेजी से चल रही थीं। भागने के लिए संघर्ष करते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वांग बाओले का हाथ एक जोड़ी चिमटे की तरह था जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। वह केवल हमले को रोकने के लिए अपना पैर उठा सकता था। एक जोरदार धमाके के साथ उसका पैर वांग बाओले के पैर से टकराया। जैसे ही आवाज़ हवा में गूंजी, युवक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक मजबूत शक्ति प्रवाहित हो रही है। उसकी हड्डियों से लेकर मांस और खून तक उसके शरीर में कंपन हुआ। उसने मुंह से खून थूका। धिक्कार है धार्मिक आयुध साधक पर। कमज़ोर होने और लड़ने का तरीका न जानने में ये सब बकवास क्या है? युवक पागलपन की कगार पर था और गुस्से में चिल्ला रहा था। उसने कभी भी ऐसे धार्मिक आयुध साधक का सामना नहीं किया था जिसका भौतिक शरीर प्रकृति का एक पूर्ण विचित्र रूप था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। युवक ने उन दोनों के बीच अचानक ऊर्जा के विस्फोट का इस्तेमाल किया और ये तय करते हुए कि वह अपनी उंगली के बिना भी काम चला सकता है, ऊपर की ओर मुड़ गया। एक जबरदस्ती टूटने की चटकने वाली आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना बायां हाथ मुट्ठी में बांधा और उसे वांग बाओले के चेहरे की ओर तेजी से उड़ा दिया। भाड़ में जाओ, युवक चिल्लाया। वांग बाओले ने बिना किसी खुशी के मुस्कुराया। उसने उस उंगली को छोड़ दिया जो युवक ने खुद तोड़ी थी, उसकी कलाई पकड़ी और अगले कदम पर तरलता से आगे बढ़ा, अगले जोड़ को मोड़ते हुए। टूट जाओ। पिछले दर्द से भी ज्यादा भयंकर दर्द ने युवक को तुरंत सिहरन में डाल दिया। वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी कलाई टूट गई और वांग बाओले ने उसे तुरंत तोड़ दिया। पीड़ा के बीच वांग बाओले की ओर फेंकी गई उसकी बाईं मुट्ठी रुक गई। अगले ही पल वांग बाओले मुड़ा और उसके बाएं हाथ को पकड़ लिया, उसे फिर से जोड़ पर मोड़ दिया। टूट जाओ। एक और चटकने की आवाज़ आई। पहले से भी ज्यादा तेज दर्द ने युवक को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। खतरे के उस पल में उसने तुरंत अपनी जीभ की नोक काट ली, जिससे खून बहने लगा और एक रहस्यमय तकनीक सक्रिय हो गई। एक पल में उसके शरीर से एक काली रोशनी फूटने लगी। रोशनी चकाचौंध करने वाली थी और एक काले सूरज की तरह दिखाई दे रही थी। ये गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की गुप्त रहस्यमय कला थी। विस्फोट होने पर एक मजबूत शक्ति सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल गई। वांग बाओले के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र स्तर के भौतिक शरीर के बावजूद वह अभी भी हमले के बल से पीछे हट गया। युवक ने इसका इस्तेमाल तेजी से भागने के लिए किया। पलक झपकते ही उसने अपने और वांग बाओले के बीच 30 गज से ज्यादा की दूरी बना ली थी। उस समय युवक को शैतान के चंगुल से छूटने का एहसास हुआ। वांग बाओले की ओर उसकी निगाहें आतंक से भरी थीं। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे दुश्मन का सामना नहीं किया था और न ही कभी ऐसी बेशर्मी से हार का सामना किया था। उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। वह अपनी टूटी हड्डियों और लटकती हथेलियों को घूर रहा था जो उसकी बाहों से शिथिल मांसपेशियों द्वारा जुड़ी हुई थीं। सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था। वह बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी एक धार्मिक आयुध साधक के रूप में कड़ी मेहनत करनी है। 300 फीट से अधिक दूर खड़े होकर वांग बाओले ने आश्चर्य में अपनी छाती को रगड़ा। हमले की पिछली ताकत ने उसे थोड़ा दर्द महसूस कराया था। जैसे ही उसने विस्मय में आह भरी, उसने एक लहर में अपना दाहिना हाथ उठाया। 70 से 80 कठपुतलियां एक पल में प्रकट हुईं। चलो, अब एक उचित लड़ाई करते हैं। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसकी आत्मा ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी, उसके चारों ओर की कठपुतलियों ने स्पिरिट क्यूई को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उनमें से कई ने चहचहाना भी शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर वह युवक जो अचंभे में खोया हुआ था, बुरी तरह कांप उठा। जब उसने धार्मिक शस्त्र साधक शब्द सुने तो उसे लगा कि उसका दिल धड़कने लगा है। वह वांग बाओले की कठपुतलियों से घबरा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और भाग गया।
उसकी भुजाएं बेकार में एक तरफ से दूसरी तरफ लटक रही थीं, लेकिन उसके पैर मजबूत और तंदुरुस्त थे और वह तेजी से भाग रहा था। भागने की कोशिश कर रहे हो? अपने टुकड़े पीछे छोड़ दो, वान बाओले ने गुस्से से कहा। उसने अपना हाथ हिलाया। उसके आसपास की 70-80 कठपुतलियां चहचहाने लगीं और युवक का पीछा करने लगीं। दूर से कठपुतलियों का झुंड राक्षसों की उतरती हुई भीड़ की तरह लग रहा था और युवक एक भयभीत छोटे खरगोश की तरह। वह डरकर भागते हुए उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। दुर्भाग्य से किस्मत उस युवक के साथ नहीं थी। अपने डरे हुए भागने के दौरान उसने आसमान से एक रस्सी गिरते हुए नहीं देखा। ये तेज थी, बिजली की तरह और बिना आवाज के। अचानक नीचे उतरते समय ऐसा लग रहा था कि यह एक तरह की विकृत आभा बिखेर रही थी। ये भागते हुए युवक के सिर के ऊपर दिखाई दी, तेजी से उसके पास पहुंची और इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, उसने खुद को 5-6 बार लपेट लिया और उसे कसकर बांध लिया। युवक सीधा जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? युवक चौंक गया। उसे रस्सी जानी पहचानी लगी और उसने महसूस किया कि यह वही रस्सी थी जिसे वान बाओले ने पहले फेंका था, जो आसमान में उड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने लंबे समय के बाद अचानक वापस उड़कर उसे बांध देगी। उसे बांधना एक बात थी, लेकिन रस्सी उसे अनुचित तरीके से छू रही थी। जबकि युवक स्तब्ध था और खुद को रस्सी के बंधनों से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अचानक स्वर्ग से एक और भयावह और बहरा करने वाली आवाज सुनाई दी। आसमान में एक विशाल सील दिखाई दी। उसमें एक अद्भुत ऊर्जा समाहित थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सर्वोच्च शासक की नज़र से भूमि को तिरस्कार से देख रहा हो। वह गड़गड़ाहट के साथ नीचे आया। आसमान में एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। बड़ी सील टकराकर युवक पर गिर पड़ी। उसने खून के पूल उगल दिए और टक्कर से तुरंत बेहोश हो गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए, उसके दिमाग में रस्सी और विशाल सील के बारे में केवल एक ही विचार उभरा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे किस तरह के अनमोल खजाने थे जो इतने लंबे समय तक मुक्त रहने के बाद अचानक अपनी शक्ति को प्रकट कर देते हैं। वह अकेला नहीं था। वान बाओले भी इस दृश्य को देखकर चौंक गया था। हालांकि वह जानता था कि रस्सी अजीब थी। कूलम बेसिन में उसने विशाल सील की विचित्रता को भी देखा था, इसलिए वह उनके फिर से प्रकट होने से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। उसने ये भी सोचा कि दोनों खजानों ने काफी अच्छा काम किया है। वह बेहोश युवक के पास गया, रस्सी और बड़ी सील को देखा और सहमति से सिर हिलाया। अच्छा काम किया तुम दोनों ने, बढ़िया टीम वर्क, इसे जारी रखो, उसने कहा। फिर रस्सी और सील रख ली। उसने बेहोश युवक को दिलचस्पी से देखा, नीचे झुका और तलाशी शुरू कर दी। वान बाओले ने युवक के सारे सामान उतार दिए, जिसमें 3 खास टुकड़े भी शामिल थे। ये याद करने के बाद कि युवक कितना क्रूर था, वान बाओले ने उसे भी नंगा कर दिया, यहाँ तक कि उसके अंडरवियर को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी ट्रांसमिशन रिंग चालू की और वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू किया। वह वास्तव में अभी भी एक बच्चा है, मेरी तुलना में बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारे लिए बस एक सबक है, वान बाओले ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसने रिकॉर्डिंग पूरी की और चला गया। घंटों बाद युवक होश में आया। वह अचंभित लग रहा था और उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि क्या हुआ था। वह भ्रमित होकर आसपास की चीज़ों को घूरता रहा, फिर खुद को नीचे देखा। अगले ही पल पूरे इलाके में एक दयनीय उग्र चीख गूंज उठी। वान बाओले उस जगह से बहुत दूर था जहां युवक जाग गया था। जब वह तेज रफ्तार से आगे बढ़ा तो वह निराश था, बार बार अपना सिर नीचे कर रहा था और एक लकड़ी की पर्ची को देख रहा था, जिससे उसे बहुत झटका लगा। लकड़ी की पर्ची युवक के भंडारण बैग से थी। हालांकि बैग में अन्य सामान भी थे, लेकिन अगर वे पर्याप्त उच्च स्तर की साधना के नहीं थे तो उन्हें प्राप्त करना मुश्किल था। हालांकि धार्मिक आयुध साधकों के लिए यह उतना जटिल नहीं था। जब तक उन्हें पता था कि बैग किस ग्रेड का है, वे इसे अनलॉक करने के लिए इसकी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। वान बाओले, जो तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने को परिष्कृत करने में सक्षम था, वह आंतरिक शिलालेखों को बदलने और भंडारण बैग को बिना उसके निशान मिटाए खोलने के लिए आगे के शोधन की विधि का उपयोग कर सकता था। यह उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। स्टोरेज बैग खोलने के बाद वान बाओले को युवक की पहचान के बारे में पता चला। वह वेन हुआई था, जो गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में से एक था। वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भीतर की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन पहचान टोकन से वान बाओले को लगा कि वेन हुआई गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के भीतर एक अपेक्षाकृत प्रभावशाली ट्रू ब्रीथ कल्टीवेटर होना चाहिए। स्टोरेज बैग के अंदर कई गोलियां और न्यूमिनस ट्रेजर थे, साथ ही अन्य कल्टीवेशन तकनीक जेड स्लिप और असंख्य वस्तुएं थीं। यहां तक कि अंदर एक क्रूजर भी रखा हुआ था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि सरनी संरचनाओं की उपस्थिति के कारण मिस्टिक लूना दायरे के भीतर वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके बावजूद वान बाओले ने जो लाभ प्राप्त किए, उससे उन्हें लगा कि खलनायक से छीनना अमीर बनने का एक तरीका है। स्पिरिट स्टोन्स कार्ड भी था, जिसे विशेष रूप से मालिक से टैग किया गया था।
इससे वान बाओले के लिए इसे किसी विशिष्ट स्थान से पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा वेन हुआई के स्टोरेज बैग में एक और अनोखी चीज़ थी, जो वान बाओले के हाथों में लकड़ी की पर्ची थी। यह उसकी मुट्ठी के आकार का आधा ही था, जिसके सामने एक नक्शा बना हुआ था। वान बाओले के लिए यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि यह मिस्टिक लूना दायरे का नक्शा था। इथरियल डाओ कॉलेज ने भी इसी तरह के नक्शे वितरित किए। हालांकि ये स्पष्ट था कि वेन हुआई का नक्शा अधिक विस्तृत और पूर्ण था। उस पर कुछ निशान भी थे और चिन्हित स्थानों में से एक पर बारीकी से नज़र डालने के बाद वान बाओले को एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जहां उसे अनोखा टुकड़ा मिला था। वह उत्साहित हो गया। लकड़ी की पर्ची के पीछे एक नक्शा भी था। उस नक्शे पर 3 छोटी पहाड़ी चोटियों वाला एक क्षेत्र था। उस पर एक पेड़ का चित्र भी था, लेकिन उसके सटीक स्थान का कोई निशान नहीं था। उस पर बस एक क्षेत्र का समग्र दृश्य था। पेड़ वह तत्व था जिसने वान बाओले को आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय वान बाओले को लकड़ी की पर्ची की बनावट के संबंध में परिचित होने का एहसास हुआ। इसने उसे कूलम बेसिन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, साथ ही उस विशाल पेड़ के बारे में भी जो पहले लाल बिजली से नष्ट हो गया था। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट के शिष्य के पास ऐसी वस्तु क्यों है? लकड़ी की पर्ची की बनावट से ये बहुत संभावना है कि यह उस विशाल पेड़ से बनी है। वान बाओले चुप हो गया क्योंकि उसने उस खतरे के बारे में सोचा जिसका सामना उसने जुओ विफान और झाओ यामिंग के साथ कूलम बेसिन में किया था, साथ ही विशाल पेड़ के अंदर होने की भयावहता के बारे में भी। विशाल पेड़ साधकों को आत्मसात कर सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। कुछ हद तक यह उनकी आवाज़ के प्रसारण की नकल भी कर सकता है, जिससे लोगों के लिए असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। मिस्टिक लूना दायरे का आसमान भी लकड़ी के दानों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि मिस्टिक लूना दायरे का परिवर्तन बड़े पेड़ से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। फिर इस सब में गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की क्या भूमिका थी? सभी कनेक्शनों के बारे में सोचते हुए वान बाओले चौंक गए। चून की पर्याप्त सुराग नहीं थे, इसलिए उनके लिए स्थिति का सटीक विश्लेषण करना मुश्किल था। हालांकि उसके पास पहले से ही जो जानकारी थी वह उसे यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी कि यह सब अविश्वसनीय मात्रा में चालाक साजिशों और योजनाओं को समाहित करता है। इससे उसे पहले से ही मौजूद खतरे का एहसास और भी महत्वपूर्ण हो गया। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने का उसका दृढ़ संकल्प पल पल मजबूत होता गया। मुझे गति बढ़ाने की ज़रूरत है। वान बाओले ने गहरी सांस ली। उसके पास पहले से ही 5 टुकड़े थे जो फाउंडेशन स्थापना के लिए उपयुक्त थे, लेकिन उसे अभी भी 20 टुकड़ों की आवश्यक संख्या प्राप्त करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना था। मैं यहाँ क्रूज़र का उपयोग नहीं कर सकता और यह क्षेत्र बड़ा और खतरों से भरा हुआ है। जितनी जल्दी हो सके पर्याप्त अद्वितीय टुकड़े ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। वान बाओले कुछ परेशान था। हालांकि उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था सिवाय अपने भक्षण बीज को सक्रिय करने, आगे बढ़ने और सतर्क रहते हुए अपनी खोज जारी रखने के। इस तरह 3 पृथ्वी दिन तेजी से बीत गए। वान बाओले ने उन 3 दिनों में लंबे समय तक खोज की, इससे पहले कि उसे छठा टुकड़ा मिल जाए। ऐसे 2 मौके आए जब वह दूसरे गुटों के लोगों से मिला, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे से अलग थलग और एक दूसरे से सावधान लग रहे थे, इसलिए उनका उनसे संपर्क करने और उनसे संवाद करने का कोई इरादा नहीं था। वान बाओले के छठे टुकड़े से निकलने वाली हलचल को महसूस करने के बाद दूसरे गुटों के लोग कुछ पल के लिए झिझके। हालांकि उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और जल्दी से चले गए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आंखों में ठंडक और टुकड़ों के लिए संघर्ष करने की उनकी इच्छा बढ़ती गई। यह महसूस करने के बाद वान बाओले और भी सतर्क हो गए। अभी विभिन्न गुटों के सभी शिष्य उन लोगों को छोड़कर जो पहले से ही हत्या और छीनने के शौकीन थे, खुद को नियंत्रित करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। हालांकि अगर फेडरेशन की सहायता कुशल नहीं है, साथ ही इस तथ्य के साथ कि जैसे जैसे समय बीतता है, किसी के पास टुकड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। मारने या छीनने का एक भी प्रयास किसी को फाउंडेशन की स्थापना में जाने की अनुमति दे सकता है, खासकर अगर कोई आवश्यकताओं को पूरा करने से केवल कुछ टुकड़े दूर है। जब कोई विकल्प चुनने के लिए मजबूर होता है, तो हर कोई जो संयम बरतता है वह खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो ये जीवन और मृत्यु के बीच वास्तविक लड़ाई होगी। वान बाओले ने अपनी खोज जारी रखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जल्द ही एक और दिन बीतने के बाद वह एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर रुक गया। ऐसा नहीं था कि वह आराम करना चाहता था, लेकिन उसके सामने कई किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में वह देख सकता था कि वहां एक मंथन कोहरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोहरा कुछ ही समय में उस पहाड़ को पूरी तरह से घेर लेगा जिस पर वान बाओले था। वह मिस्टिक ट्रेस फॉग था। इससे वान बाओले दुविधा में पड़ गए क्योंकि वह हिचकिचा रहे थे। उन्होंने आसपास के क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र की खोज की थी, लेकिन कोई भी अनोखा टुकड़ा नहीं ढूंढ पाए थे। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शायद वह बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वह किसी दूसरे क्षेत्र में जाते तो शायद वह अपने सूखे को तोड़कर कुछ पा सकते थे।
हालांकि मिस्टिक ट्रेस फॉग इतना अप्रत्याशित था कि वान बाओले को चिंता थी कि उन्हें किसी खतरनाक जगह पर ले जाया जा सकता है। काश मैं मिस्टिक ट्रेस फॉग को नियंत्रित कर पाता। वान बाओले ने आते हुए कोहरे को देखते हुए आह भरी। उसने अपनी ग्लेबेला को रगड़ा और निर्णय लेने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे उस स्थान को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है जहां मिस्टिक ट्रेस फॉग मुझे भेजता है। मुझे केवल मिस्टिक ट्रेस फॉग का एक हिस्सा रखने और उसे अपने साथ ले जाने का तरीका खोजने की आवश्यकता है। इस तरह मैं मिस्टिक ट्रेस फॉग का उपयोग करके जब भी मुझे ज़रूरत हो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। भले ही मुझे मिस्टिक लूना दायरे के अंधेरे पक्ष में टेलीपोर्ट किया जाए, मैं तुरंत कहीं और टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। उस विचार के साथ वान बाओले तुरंत लुभा गया। उसने अपने मन में प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश की। अगर वह सफल हो जाता तो न केवल वह सभी अलग अलग क्षेत्रों की खोज कर सकता था और टुकड़ों को तेजी से पा सकता था, बल्कि वह सुरक्षा मुद्दों के बारे में भी कम चिंतित हो सकता था। उस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता, अगर कोई ऐसा था जो उसे उकसाने की हिम्मत करता था, या अगर वह दूसरे पक्ष से लड़ने में सक्षम नहीं था, तो उसे बस मिस्टिक ट्रेस फॉग को छोड़ना था और दूसरे पक्ष को आनंद की सवारी पर भेजना था। इससे वान बाओले और भी उत्साहित हो गया क्योंकि उसकी आंखें चमक उठीं। एक बार जब मैं सफल हो जाऊंगा तो यह मेरा तुरुप का पत्ता बन जाएगा। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली। जल्दी से पीछे हटते हुए उसने दूर से आ रहे मिस्टिक ट्रेस फॉग को देखा। एक तरफ वह समय खरीदने के लिए अपने और मिस्टिक ट्रेस फॉग के बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ वह अपने दिमाग में परिदृश्य का विश्लेषण और कल्पना कर रहा था। क्या मुझे कच्चे माल के रूप में स्पिरिट स्टोन का उपयोग करना चाहिए? स्थिति का विश्लेषण करने के बाद वान बाओले ने महसूस किया कि धार्मिक आर्टिफैक्ट का मुख्य लाभ यह था कि यह कोहरे को अवशोषित करने और इसे संग्रहित करने में सक्षम था। इसलिए जैसे ही वह पीछे हटा उसने स्पिरिट स्टोन्स को बाहर निकाला, स्पिरिट कनेल बनाने के लिए उन पर शिलालेख उकेरे। आधे घंटे के बाद मिस्टिक ट्रेस फॉग ने वान बाओले को पूरी तरह से घेर लिया, जो स्पिरिट स्टोन बीट को ऊपर उठा रहा था। जैसे ही वह गायब हुआ और दूसरे क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ, वान बाओले ने राहत की सांस ली, यह महसूस करने के बाद कि वह अभी भी चंद्रमा के सामने की तरफ था, जल्दी से अपने हाथों में मनका देखने से पहले। ये सफल नहीं हुआ। वान बाओले ने अपना सिर खुजलाया। जब उसे याद आया कि क्या हुआ था तो उसने महसूस किया कि भले ही मनका अपने भीतर मिस्टिक ट्रेस फॉग को संग्रहित कर सकता था, लेकिन जैसे ही वह टेलीपोर्ट हो रहा था, संग्रहित कोहरा खत्म हो गया। मुझे इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। बिना थके वान बाओले ने तुरंत मामले की जांच की। जैसे ही उसने नए शिलालेख उकेरे, उसने तेज गति से टुकड़ों की खोज जारी रखी। कई दिनों के बाद वान बाओले को आखिरकार 7वां अनोखा टुकड़ा मिल गया। उसी समय वह फिर से मिस्टिक ट्रेस फॉग के पास आया। अपना तुरुप का पत्ता बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बार निश्चित रूप से सफल होऊंगा। मिस्टिक ट्रेस फॉग को देखते हुए वान बाओले ने गहरी सांस ली। अपने दांत पीसते हुए उसने इम्प्रोवाइज्ड बीट को पकड़ लिया और सीधे मिस्टिक ट्रेस फॉग की ओर बढ़ गया। बहुत जल्दी वह गायब हो गया, दूसरे क्षेत्र में दिखाई दिया। मिस्टिक ट्रेस फॉग को संग्रहित करने के लिए उसने जिस धार्मिक आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने की कोशिश की थी, वह एक बार फिर विफल हो गई। बस इसी तरह पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास बीत गया। 1 महीने का समय उड़ गया और वान बाओले द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जिसमें पिछले 2 प्रयास भी शामिल थे। उसे अभी भी भाग्यशाली माना जाता था क्योंकि केवल एक ही बार ऐसा हुआ था जब उसे चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में टेलीपोर्ट किया गया था। शुक्र है, ये परिधि पर एक क्षेत्र था और गहराई में नहीं। हालांकि यह अभी भी बेहद खतरनाक था क्योंकि उसकी मुलाकात एक नाइट इमोर्टल से हुई जो कोर फॉर्मेशन स्टेज पर किसी के समान स्तर पर था। वह भागने में सक्षम था क्योंकि वह उसके ठीक सामने टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। साथ ही वह अपने द्वारा एकत्रित किए गए टुकड़ों की संख्या से संतुष्ट था, जो बढ़कर 10 हो गई थी। एकमात्र मुद्दा यह था कि मिस्टिक ट्रेस फॉग पर वान बाओले का शोध, निर्देशित सुधार होने के बावजूद, सभी विफल रहे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अगली बार निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वान बाओले ने अपने बालों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में हठ और दृढ़ संकल्प की झलक साफ दिखाई दे रही थी। जितना अधिक वह मिस्टिक ट्रेस फॉग को संग्रहित करने में सक्षम मन का विकसित करने और शोध करने में विफल रहा, उतना ही वह क्रोधित महसूस कर रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि जब वह चंद्रमा छोड़ देगा तो मन का अपना कार्य खो देगा। हालांकि यह मिस्टिक लूना दायरे के भीतर उसका तुरुप का पत्ता था। ये कुछ ऐसा था जो उसे दायरे के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे सकता था। अगर वह किसी क्रूर जानवर से मिलता जो मिस्टिक लूना दायरे का निवासी था, तो वह भागने के लिए खुद पर इसका इस्तेमाल कर सकता था। अगर वह दूसरे गुटों के साधकों से मिलता तो वह उन पर इसका इस्तेमाल कर सकता था और उन्हें भगा सकता था। इस तरह के कार्य ने वान बाओले के दिल में मनके का मूल्य बहुत बढ़ा दिया। अगर शुरू से ही कोई प्रगति नहीं होती तो यह उसे परेशान नहीं करता। हालांकि
कई टेलीपोर्टेशन में वांग बाओले ने शिलालेखों में कई सुधार किए थे और साथ ही मन के पर अन्य समायोजन भी किए थे, जैसे कि मन का पहले से ही कोहरे को अपने अंदर समाहित कर सकता था। एकमात्र चुनौती कोहरे को संग्रहित करने में थी। मन का कोहरे को अवशोषित कर सकता था, लेकिन जैसे ही वांग बाओले को दूर ले जाया जाता, मनके के भीतर का कोहरा अपने आप ही गायब हो जाता, और यह वह नहीं था जो वांग बाओले ने कल्पना की थी। मैं अपने शोध में निश्चित रूप से सफल होऊंगा। वांग बाओले दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने एक विशेष दिशा की ओर बढ़ने से पहले अपने चारों ओर देखा, मनके के शिलालेखों को समायोजित करते हुए टुकड़ों की खोज के लिए अपने भक्षण बीज को सक्रिय किया। उसी समय वह मिस्टिक ट्रेस फॉग की भी तलाश कर रहे थे। पिछले 1 महीने से मिस्टिक ट्रेस फॉग पर शोध करने के बाद वांग बाओले को मिस्टिक ट्रेस फॉग की समझ हासिल हुई। आमतौर पर मिस्टिक ट्रेस फॉग के निचले तल पर दिखाई देने की अधिक संभावना थी, इसलिए टुकड़ों की खोज की प्रक्रिया में वांग बाओले भी निचले इलाकों के पास पहुंच गया। वह मिस्टिक ट्रेस फॉग के प्रकट होने का इंतजार करना चाहता था ताकि वह परख सके कि उसकी रचना सफल होगी या नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उन 2 दिनों में वांग बाओले ने मनके में अपने सुधार पूरे कर लिए थे और इसके कई अलग अलग संस्करण बनाए थे। जब वह आत्मविश्वास से मिस्टिक ट्रेस फॉग की खोज कर रहा था, तो एक शाम वह अचानक चौंक गया क्योंकि वह एक निचले इलाके की ओर बढ़ रहा था। उसने जल्दी से दूर अपने दाहिने तरफ एक क्षेत्र की ओर देखा। हालांकि वह अपनी नंगी आंखों से कोई बदलाव नहीं देख सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि दाईं ओर एक स्थान पर आसमान की ओर बढ़ती हुई स्पिरिट क्यूई का एक चौंकाने वाला प्रवाह था। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात को एक विशाल मशाल दिखाई दी हो और उस क्षेत्र में मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे महसूस कर सकता था। वांग बाओले ने पहले भी स्पिरिट क्यूई की ऐसी हरकतों का अनुभव किया था। वह स्पष्ट था कि यह हरकत इसलिए नहीं थी क्योंकि उस क्षेत्र में टुकड़े मौजूद थे, बल्कि उस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास टुकड़े थे। एकमात्र समस्या ये थी कि अतीत में वांग बाओले ने जो स्पिरिट क्यूई की गतिविधि का अनुभव किया था, वह उस समय उसके द्वारा अनुभव की गई गतिविधि का केवल 30 से 40% था। स्पिरिट क्यूई की इतनी महत्वपूर्ण गतिविधि जिसे वह महसूस कर रहा था, वह कुछ नया था। धिक्कार है, कितने टुकड़े हैं? भले ही 20 न हो, ये करीब होगा। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसने जो अनुभव किया उसकी तुलना स्पिरिट क्यूई से करने के बाद उसे अविश्वसनीय और झटका लगा जो वह दे रहा था। उसने शुरू में सोचा कि वह बहुत कुशल था, क्योंकि उसने मिस्टिक लूना दायरे में अपने भक्षण बीज का उपयोग किया था। इसके बावजूद उसे केवल 10 टुकड़े ही मिले थे जो फाउंडेशन स्थापना के लिए उपयुक्त थे। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि दाईं ओर के क्षेत्र में कोई व्यक्ति पहले से ही फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचने के बहुत करीब था। इससे वांग बाओले कुछ परेशान हो गया, क्योंकि वह सहज रूप से सतर्क हो गया। उसे स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह असामान्य था। इसलिए उसने छीनने के अपने मूल विचार को त्याग दिया और जब वह जाने वाला था तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उस समय जिस दिशा में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आत्मा क्यूई फैल रही थी, केंद्रित आत्मा क्यूई स्रोत ने वांग बाओले से आने वाली आत्मा क्यूई आंदोलन को महसूस किया। इसने अपनी दिशा बदल दी और उसकी ओर बढ़ रहा था। जब वांग बाओले को एहसास हुआ तो उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडी ठंडक छा गई और उसने वहां से न जाने का फैसला किया। इसके बजाय वह वहां खड़ा रहा, अहंकार से आत्मा क्यूई स्रोत को देखता रहा। क्या यह मुझे लूटने का प्रयास है? मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उसे खत्म कर दूंगा तो मेरे पास खुद ही पर्याप्त टुकड़े होंगे। वांग बाओले ने गहरी सांस ली, अपने शरीर को गर्म करते हुए अपनी साधना का अभ्यास किया। उसने अपनी शारीरिक शक्ति को उच्चतम स्तर पर बनाए रखा और बाद में हमला करने के लिए आवश्यक तैयारी करते हुए उसे मुक्त करने के लिए तैयार था। ऐसा नहीं है कि मैं, वांग बाओले, उसे लूटना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा हूँ। वांग बाओले ने घमंड से हंसते हुए अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। बाय VIP नॉवल कॉम। जल्द ही वांग बाओले ने सारी तैयारियां कर ली थीं। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी और उसकी आंखों के सामने भीड़ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वांग बाओले को बिजली गिर गई हो और वह सदमे से भर गया और उसने अपनी सांस रोक ली। अरे, ये लोग कौन हैं? हालांकि वांग बाओले को लगा कि वह पहले से ही बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वह सदमे में सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। वहां 40 या 50 लोग लग रहे थे और बाहर 20 से ज्यादा मजबूत आदमी खड़े थे। उनमें से हर एक ने ट्रू ब्रीथ क्षेत्र की साधना में महारत हासिल कर ली थी और उनमें से हर एक मित्र लग रहा था। उनकी आंखों में मारने का इरादा था और यह स्पष्ट था कि वे लड़ाकू साधक थे जो युद्ध से अनजान नहीं थे। समूह के बीच में 20 महिलाएं थीं जो अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए थीं। वे भी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने ट्रू ब्रीथ रियल्म साधना में महारत हासिल कर ली थी। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि जब वे अपने आसपास के वातावरण का सतर्कता से निरीक्षण कर रही थीं, तो वे अपने कौशल को भी सक्रिय कर रही थीं। वहां सरणी संरचना साधक, कीमिया साधक, साथ ही जानवरों को वश में करने वाले साधक भी थे। उनमें से 3 ऐसे भी थे जो समूह के पीछे अपने असंख्य खजाने की मरम्मत कर रहे थे।
बिल्कुल बीच में उन 50 लोगों द्वारा संरक्षित एक युवा था जो फुल प्रिंट पैंट और फुल प्रिंट टॉप पहने हुए था। उसने अपनी आंखों पर एविएटर की एक जोड़ी पहनी हुई थी और एक बड़ी कुर्सी पर आलसी ढंग से लेटा हुआ था। कुर्सी को एक 80 फुट लंबे मांसल बंदर की पीठ पर रखा गया था। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बाकी भीड़ के साथ आगे बढ़ रहा था। वे ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के युवा मास्टर की रक्षा करने वाला समूह थे। वान बॉले ये देखकर अचंभित रह गया कि इतनी बड़ी भीड़ मिस्टिक लूना दायरे में आ गई है जहां हर तरफ खतरा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ ने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। यह वंशज के लिए एक दौरा है। वह कोई पार्टी कर रहा है। वान बॉले ने आंखें फाड़ कर देखा। विमान चालकों के साथ युवक इतना शांत दिखाई दिया कि वान बॉले को लगा कि यह मिस्टिक लूना दायरे के माहौल के लिए बेमेल है। उसे लगा कि अगर वहां समुद्र तट, बिकनी महिलाएं और नीला समुद्र होता तो युवक बेहतर तरीके से फिट हो सकता था। उसी समय स्पिरिट क्यूई की एक अत्यंत मजबूत गति का पता लगाया जा सकता था। इसका विश्लेषण करने के बाद वान बॉले ने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष के पास फाउंडेशन स्थापना के लिए उपयुक्त टुकड़ों की संख्या कम से कम 20 थी, यदि करीब नहीं। जिस बात से वान बॉले को जलन हो रही थी वह ये थी कि युवक के चारों ओर की सभी महिलाएं सुंदर थीं। कुछ उसे छतरियों से ढंक रही थीं, कुछ उसके कंधों की मालिश कर रही थीं और कुछ उसे ताज़े छिलके वाले फल खिला रही थीं। उसे देखते हुए और फिर खुद को देखते हुए वान बावले को लगा कि वह उस युवक की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी आश्वस्त क्यों न हो। वान बावले ने गहरी सांस ली और फिर मुड़कर भागने लगा। वे बहुत ज्यादा थे और वान बावले को लगा कि अगर वह उनसे सीधे भिड़ गया तो निश्चित रूप से उसकी सारी संपत्ति लूट ली जाएगी। वह खुद को दुर्जय दिखाने और ये दिखावा करने के लिए पछतावे से भर गया कि वह डर नहीं रहा है, जबकि वह दूसरे पक्ष के आने का इंतजार कर रहा था। जिस क्षण वान बावले भागने के लिए मुड़ा, कुर्सी पर लेटे एविएटर के साथ युवक ने जल्दी से चिल्लाया, साथ ही दावा दी, कृपया रुकें। उसके शब्दों ने 20 लोगों को फैला दिया और वान बावले को घेरने की कोशिश की। उनमें से हर एक के पास उनके द्वारा उठाए गए अद्भुत खजाने की चमक थी। अद्भुत खजाने से अतिरिक्त बढ़ावा के साथ वे सभी न केवल तेज थे बल्कि एक चौंकाने वाली मात्रा में दमनकारी बल भी छोड़ रहे थे। इसे महसूस करने के बाद वान बावले चौंक गए। धिक्कार है, अंगरक्षक भी लदे हुए हैं। वान बावले क्रोधित और अत्यंत अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है कि युवक ने मिस्टिक लूना दायरे में मिस्टिक ट्रेस फॉग को कभी नहीं देखा था। यदि नहीं तो यह असंभव था कि उसके साथ अभी भी इतने सारे लोग थे, क्योंकि वे बहुत पहले ही अलग थलग हो चुके होते। जहां तक उसके रुकने के अनुरोध का सवाल है, वान बावले ने आगे बढ़ते हुए अनसुना करने का नाटक किया। उसकी आंखों में ठंडक दौड़ गई। यदि अंगरक्षक उसे रोकने की कोशिश करते तो वह निश्चित रूप से उनसे लड़ता। वान बावले के शरीर से निकलने वाले हत्या के इरादे को भांपते हुए युवक ने अपने एविएटर उतार दिए। वह वहीं लेटा रहा, एक बार फिर चिल्लाते हुए एक सच्ची मुस्कान प्रकट करता हुआ। साथ ही दावा दी, डरो मत और चिंता मत करो। लूटना एक ऐसी घटिया रणनीति है जिसका मैं जिंदोमी कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन में हम सब कुछ निष्पक्षता और तर्क पर आधारित करते हैं। मेरे पास फाउंडेशन स्थापना के लिए पहले से ही 19 टुकड़े हैं। मुझे केवल एक की कमी है और चूंकि भाग्य ने हमें एक साथ ला दिया है, इसलिए एक कीमत सूचीबद्ध करें और मुझे एक बेच दें। युवक आत्मविश्वास से मुस्कुराया जैसे कि कोई व्यापारिक सौदा कर रहा हो। बोलते समय उसने वान बावले की ओर हाथ भी हिलाया। मैं नहीं बेच रहा हूँ। वान बावले नाखुश था। उसके पास केवल 10 टुकड़े थे जबकि युवक के पास पहले से ही 19 टुकड़े थे। जैसे ही उसने सोचा कि उसने अपने प्रयास से सभी टुकड़े कैसे खोजे, उसकी नाखुशी अहंकार में बदल गई और वह मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। युवक जिन डोमिंग उसी तरह मुस्कुराता रहा। उसका आत्मविश्वास प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वह वान बावले के पीछे के दृश्य को देखते हुए शांति से बोल रहा था। एक टुकड़े के बदले में 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध सौदा। उसने अपने भंडारण कंगन से एक कृपाण निकालते हुए उसे अपने पास रखते हुए और अपने दाहिने हाथ से उसे दबाते हुए वान बावले की ओर देखा। जिस क्षण कृपाण उभरी, उससे एक आश्चर्यजनक विनाशकारी लहर तुरंत फूट पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप एक काला तूफान बना जो सभी दिशाओं में जोर से बह गया। अस्पष्ट रूप से तूफान के भीतर से एक विशाल काला मगरमच्छ प्रकट हुआ। वह काला मगरमच्छ जो शल्कों से ढका हुआ था, बेहद डरावना लग रहा था। उसने अपना मुंह चौड़ा किया, अपने दांतों को कुतरते हुए चुपचाप हंस रहा था। यह इतना भयानक लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने में सक्षम था। जिस क्षण कृपाण दिखाई दी, जिंडोमिंग की कुर्सी को ले जाने वाले वानर अत्यधिक मजबूत दमनकारी बल के कारण जोर से कांपने लगे। वे इतने हिल गए कि वे घुटने टेक दिए और 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उसके आसपास की महिला सच्ची सांस क्षेत्र की शिशाएं भी अस्थिर रूप से सांस ले रही थीं। वे सदमे से स्तब्ध थे, मानो धर्म कलाकृति द्वारा उनकी साधना को जकड़ने वाली शक्ति निकल रही हो।
भले ही उस शक्ति को धरती को हिला देने वाला नहीं माना जा सकता था, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली थी। धूल उड़ रही थी और सभी दिशाओं में फैल गई थी, और रेतीली जमीन के टुकड़े पर लहरें दिखाई दे रही थीं, जैसे कि गड़गड़ाहट की लहरों से मारा गया हो। वान बाओले ने अपना सिर घुमाया और चकित होकर जिन डोमिंग को देखा। फिर उसने जिन डोमिंग के हाथ के नीचे दबाए गए 7वीं श्रेणी के धर्म कलाकृति को देखा। क्या आप क्या कह रहे हैं? वान बाओले वहीं खड़े रहे, अचंभित। वह अनिश्चित और भ्रमित था, और उसने फिर से पूछा जैसे कि उसने गलत सुना हो। मैंने कहा था, मैं इस 7वीं श्रेणी के धर्म कलाकृति को आपके एक टुकड़े के बदले में दे दूंगा। सौदा। जिन डोमिंग, जो कुर्सी पर बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले। वह बेहद आश्वस्त थे, और उनके बगल में बैठी महिला साधक बेफिक्र दिख रही थीं, जैसे कि वे उनके तौर तरीकों की आदी थीं। 7वीं, एक टुकड़े के बदले 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध। युवक के बगल में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर वान बाओले को लगा कि दुनिया में अराजकता फैल गई है। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने के बाद भी भावनाओं का एक ऐसा सैलाब उसके दिल में टूट रहा था, जो उसे इतनी जोर से मार रहा था कि वह अवास्तविक लग रहा था। धार्मिक आयुध साधक के रूप में उसे धार्मिक खजानों की गहरी समझ थी। पहली और दूसरी श्रेणी की वस्तुएं धार्मिक कलाकृतियां थीं, जबकि तीसरी से 5वीं श्रेणी की वस्तुएं अलौकिक खजाने थीं। केवल 7वीं श्रेणी की वस्तुओं को ही आयुध कहा जा सकता था, और उन्हें आधिकारिक तौर पर धार्मिक आयुध कहा जाता था। हर धार्मिक आयुध इतना शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से महंगा था। एक हद तक आपूर्ति होने के बावजूद इसके लिए कोई बाजार नहीं था। अगर किसी के पास सही कनेक्शन न हो तो इसे खरीदना संभव नहीं था। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई नीलामी के दौरान दिखाई भी देता तो उसे तुरंत खरीद लिया जाता। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय सफल खरीदार को लगेगा कि उन्हें एक अच्छा सौदा मिल गया है। वान बाओले, जो खुद एक धार्मिक आयुध साधक थे, ने जोल देक्सी के धार्मिक आयुध से निकलने वाले धुएं को केवल दूर से ही देखा था। जहां तक धार्मिक आयुध के वास्तविक रूप का सवाल है, उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। अधिकांश धार्मिक आयुध साधकों के लिए धार्मिक आयुध को परिष्कृत करना जीवन का लक्ष्य था। साथ ही केवल वे फाउंडेशन स्थापना साधक जिनके पास एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक वंश था, उनके पास अपने धार्मिक आयुध को रखने का मौका था। सच्ची सांस क्षेत्र के साधकों के लिए पूरे संघ में ट्रिलोनारिस कॉर्पोरेशन के युवा गुरु शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस तरह की साधना के साथ धार्मिक आयुध रखने में सक्षम थे। इससे वान बाओले को आश्चर्य और उलझन हुई। धार्मिक आयुध का मूल्य आश्चर्यजनक था, और फिर भी युवक इसे ऐसे मान रहा था जैसे वह सब्जियां बेच रहा हो, धार्मिक आयुध के बदले में एक टुकड़ा लेने की कोशिश कर रहा हो। वान बाओले के लिए यह ऐसा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार को बच्चे के हाथ में पकड़े लॉलीपॉप से बदलने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा कि स्पोर्ट्स कार इतनी हास्यास्पद है कि यह सब कुछ उसके सामने फीका पड़ गया। अगर यह एक शानदार क्रूज़र होता तो यह अधिक उचित लगता। इस भावना ने वान बाओले को चौंका दिया। वह अपनी सांस रोके हुए था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांस तेज हो गई थी। जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होती गई, जिन डोमिंग ने अहंकार से मुस्कुराते हुए सोचा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बदले में वह कुछ न कर सके। मोटा आदमी इतना जिद्दी और घमंडी था कि उसने कहा था कि वह टुकड़े को किसी भी चीज़ के बदले में नहीं देगा। वह देखना चाहता था कि अगर वह उसके सामने धार्मिक आयुध पेश करता है तो क्या वान बाओले मान जाएगा। वास्तव में युवक को अपनी यात्रा में कोई टुकड़ा नहीं मिला था। उसने अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके अपने सभी टुकड़े प्राप्त किए थे। सबसे पहले उसने न्यूमिनस ट्रेजर्स के साथ सौदे किए, लेकिन चूंकि उस समय उसके पास केवल एक की कमी थी, इसलिए उसने अपने धार्मिक आयुध का उपयोग करने का फैसला किया। उसके लिए धार्मिक आयुध कुछ खास नहीं था। अगर उसके पास कोई नहीं बचा था तो उसे घर लौटने पर अपने पिता से एक मांगने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी कभी कमी नहीं होगी। उसके बगल में बैठे लोगों को लग रहा था कि उनके युवा स्वामी किस तरह से मामलों को संभालते हैं, इसकी आदत हो गई है। हर कोई, खासकर महिला साधक जो एक गृहिणी की तरह दिखती थी, बेफिक्र लग रही थी। उसने एक मुस्कान भी दिखाई, क्योंकि उसे लगा कि उसका युवा स्वामी उस समय बहुत जिद्दी नहीं था। युवा स्वामी बड़ा हो गया है। वह अधिक परिपक्व हो गया है, क्योंकि उसने टुकड़े के लिए 8 ग्रेड धार्मिक आयुध का आदान प्रदान नहीं किया। सौदा या कोई सौदा नहीं। एक पल के बाद, यह महसूस करते हुए कि वान बाओले ने अपनी आंखों में चमक के बावजूद कुछ नहीं कहा, जिन डोमिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर पूछा। वह वान बाओले की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से थोड़ा परेशान और हैरान था। डील। जिन डोमिंग के स्वर में झुंझलाहट को अनदेखा करते हुए वान बाओले ने तुरंत एक टुकड़ा फेंकने से पहले कहा। वह बेहद उत्साहित था। जिन डोमिंग ने टुकड़े को पकड़ लिया और उसे देखा, फिर संतोषपूर्वक 7वीं श्रेणी का धार्मिक हथियार वान बाओले को फेंक दिया। जिस क्षण उसने 7वीं श्रेणी की कृपाण पकड़ी, वान बाओले जोर से कांप उठा। उसने धार्मिक हथियार से लगातार एक ऐसी शक्ति निकलती हुई महसूस की जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था।
ये धार्मिक हथियार से कहीं ज्यादा एक क्रूर मगरमच्छ की तरह लग रहा था जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसे यहाँ तक लगा कि वह एक आम आदमी बन गया है। चाहे वह साधना के मामले में हो या शक्ति के मामले में, धार्मिक हथियार को नियंत्रित करना मुश्किल था। साथ ही एक धार्मिक हथियार साधक के रूप में वह तुरंत देख सकता था कि धार्मिक हथियार असली था। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में हूँ। उत्तेजित होकर वान बाओले ने तुरंत धार्मिक आयुध को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया, इस डर से कि वह लदा हुआ आदमी अपने शब्दों पर पछताएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने जिन डोमिंग को नीचा दिखाया है। जब वान बाओले ने धार्मिक आयुध रखा तो जिन डोमिंग कुर्सी पर लेट गए। अपने एविएटर को फिर से पहनते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी नज़र के साथ वान बाओले को हाथ हिलाया। धन्यवाद साथी दाववादी। वान बाओले ने अपना सिर उठाया, शोरगुल मचाते हुए भीड़ को जाते हुए देखा। उसे लगा कि युवा के मूल्य भ्रष्ट थे, खासकर जाने से पहले उसके धन्यवाद के शब्दों को सुनने के बाद। क्या एक अपव्ययी एक धार्मिक आयुध के टुकड़े के बदले में और इसके लिए मुझे धन्यवाद भी दे रहा था। वान बाओले और भी भ्रमित हो गया। उसे लगा कि गरीबी ने उसकी कल्पना पर एक सीमा लगा दी है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि ट्रिलोनारिस कॉर्पोरेशन का युवा स्वामी क्या कर रहा था। हालांकि वान बाओले को एक बात साफ थी कि वह जरा भी दुखी नहीं था। उसे तो ये भी लगा कि अगर युवाओं में एक से ज्यादा टुकड़ों की कमी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि ईर्ष्या की भावनाएं भी जो उसने पहले महसूस की थीं, वे भी समाप्त हो गई थीं। उसे लगा कि यह तो तय है कि युवा इतने कम समय में फाउंडेशन की स्थापना के लिए आवश्यक टुकड़े एकत्र कर सकता है। अगर वह इतना भी नहीं कर पाता तो यह वास्तव में अन्याय होगा और उसे बिजली का झटका लगना चाहिए। मैंने कुछ नया सीखा है। वान बाओले ने गहरी सांस ली। वह बेहद भावुक और उत्तेजित था जब उसने अचानक देखा कि जिस कुर्सी पर जिन डोमिंग लेटा हुआ था उसे 2 वानरों द्वारा उठाया जाना चाहिए, न कि 1 वानरों द्वारा। इसलिए एक त्वरित विचार के साथ उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, दाववादी जिन, मेरे पास अभी भी अन्य उच्च गुणवत्ता वाले सामान हैं जो आप कहीं और नहीं खरीद सकते। प्रीमियम ग्रेड कठपुतलियां जो आपकी कुर्सी उठा सकती हैं और आपके कंधों की मालिश कर सकती हैं। वे आपके अंगरक्षक के रूप में भी काम कर सकती हैं। जब तक आप एक कठपुतली खरीदते हैं वे कुछ भी कर सकते हैं। वान बाओले ने जैसे ही कहा, उसने अपने स्टोरेज बैग को थपथपाया और 3 कठपुतलियां निकालीं। एक सुंदर महिला थी, दूसरी जॉक थी, जबकि आखिरी एक छोटा डायमंड एप था। सुंदर महिला कठपुतली बेहद आकर्षक और मनमोहक थी। उसका चेहरा एक सुंदर तस्वीर की तरह था, मानो फूल खिल गए हों, जो भी उसे देखता उसका दिल जीत लेता। जॉक कठपुतली में एक ऐसी ताकत थी जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। वह इतना क्रूर दिखता था और इतना डरावना वाइब रखता था कि वह वहां खड़े होने मात्र से ही किसी को सुरक्षित महसूस करा सकता था। जहां तक डायमंड एप कठपुतली की बात है, वह एक छोटे पहाड़ की तरह थी, जीवंत और बेहद वास्तविक। वह युवक की पसंद के बारे में निश्चित नहीं था और इसी वजह से उसने हर तरह की एक कठपुतली निकाली। वान बाओले के उद्गार को सुनकर कुर्सी पर लेटे हुए जिन डोमिंग ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। तुरंत ही कुर्सी ले जाने वाला विशालकाय बंदर रुक गया और इस तरह घूम गया कि कुर्सी वान बाओले के सामने आ गई। वान बाओले के बगल में 3 कठपुतलियों को देखने के बाद जिन डोमिंग ने अचानक अपने एविएटर उतारे और करीब से देखा। पहली बार वह अपनी स्थिर स्थिति से उठकर बैठा और उसकी आंखों में आश्चर्य और दिलचस्पी साफ झलक रही थी। ये कठपुतलियां हैं, दूसरे लोग भी कठपुतलियां बेच रहे हैं। तुम्हारी इन तीनों में क्या खास बात है? जिन डोमिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये देखकर कि जिन डोमिंग दिलचस्पी दिखा रहे थे, वान बाओले भी उत्साहित हो गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। तुरंत ही डायमंड एप ने जोर से दहाड़ लगाई जिन डोमिंग की कुर्सी ले जाने वाले विशालकाय बंदर को देखकर। विशालकाय बंदर की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बहुत उत्तेजित लग रहा था, मानो वह डायमंड एप की ओर बहुत आकर्षित हो गया हो। दिलचस्प, जिन डोमिंग ने थोड़ा मुस्कुराया, ये देखकर प्रभावित हुआ कि डायमंड एप कठपुतली कितनी चौंकाने वाली वास्तविक थी। आखिरकार क्रूर जानवरों में आमतौर पर कुछ हद तक सहज ज्ञान होता है। अगर क्रूर जानवर को ये सोचने में धोखा दिया जा सकता है कि वह अपने साथी जानवर से मिला है, तो इसका मतलब है कि कठपुतली बेहद जीवंत थी, जो कि शायद ही कभी देखने को मिलती है। जिन डोमिंग के चेहरे के भावों को देखते हुए वान बाओले ने अपना गला साफ किया और सुंदर महिला कठपुतली की ओर इशारा किया। तुरंत कठपुतली के चेहरे के भाव बदल गए। यह एक वास्तविक इंसान की तरह था, अब उत्तेजक तरीके से खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय ये तुरंत ठंडा और दूर दिखाई दिया और जैसे ही इसने अपना दाहिना हाथ उठाया, इसने एक लंबी तलवार निकाली। ये वहां खड़ी थी, इसके लंबे बाल कंधों पर थे और इसने जो पोशाक पहनी थी वह हवा की दिशा में उड़ रही थी। यह एक ऐसी सुंदरता की तरह थी जो सीधे किसी पेंटिंग से निकल कर आए हो। जिन डोमिंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। वान बाओले प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय किया और फिर से इशारा किया।
तुरंत ही सुंदर फिर भी ठंडी और दूर रहने वाली महिला कठपुतली अत्यंत उत्तेजक हो गई। सिर से पैर तक करिश्मा प्रबल रूप से प्रकट हो रहा था। जिन डोमिंग ने बेकाबू होकर उसे करीब से देखने के लिए आगे की ओर झुकना शुरू कर दिया। अंत में वान बाओले अचानक आगे बढ़ा और अपने पैरों से जमीन को साफ किया। ये चौंकाने वाला बल था जिससे तुरंत एक ध्वनि उत्पन्न हुई जो सुंदर महिला कठपुतली की ओर फेंकी गई। कठपुतली ने अपने सभी प्रयासों के साथ प्रभाव को रोकने में कामयाबी हासिल की। प्रभाव की आवाज के बीच पीछे हट गई। जैसे जैसे जिन डोमिंग आश्चर्यचकित हुआ और धूल जमने लगी, महिला कठपुतली के शरीर पर दरारें देखी जा सकती थीं। हालांकि अगर कोई करीब से देखे तो वह देखेगा कि दरारें अपने आप ठीक हो रही थीं। दाववादी जिन, मेरी यह कठपुतली बेहद मजबूत है और इस पर खुद ब खुद मरम्मत करने वाले शिलालेख खुदे हुए हैं। चाहे आप इसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या किसी और उद्देश्य से, ये काम कर सकती है। वान बाओले ने शांति से बात की, ये देखते हुए कि जिन डोमिंग की आंखें चमक रही थीं, वह इससे बेहद आकर्षित थी। उसके बाद उसने फिर से अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय किया और उस मोटी कठपुतली की ओर इशारा किया। कठपुतली तुरंत हिल गई। जिन डोमिंग के सामने करतब दिखाने लगी। ये क्रूर और प्रभावशाली रूप से मजबूत लग रही थी। अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद यह मोटी कठपुतली वहीं खड़ी होकर उपहास कर रही थी। ओह! उस आवाज को सुनकर त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के सभी अंगरक्षक सदमे से कांप उठे। जो उन्होंने देखा उससे वे चकित रह गए। यह विशेष रूप से महिला साधकों के लिए था जो अपनी आंखें चौड़ी करके अचंभित होकर देख रही थीं। जिन डोमिंग भी कांप उठे। फिर उन्होंने दिल खोलकर हंसते हुए कुर्सी पर थपकी दी। वे बोलने ही वाले थे कि उनके बगल में बैठी महिला गृहस्वामी अचानक सतर्क हो गई और जल्दी से चिल्ला उठी। हमें वे सभी चाहिए, उनमें से प्रत्येक के लिए 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन। ये सुनकर कि गृहस्वामी ने उनके सामने कीमत की पेशकश की थी, जिन डोमिंग कुछ नाखुश दिखे। हालांकि उन्होंने वान बाओले को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वान बाओले भी समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि भले ही जिन डोमिंग अमीर थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो पैसे पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। वान बाओले समझ गए कि उन्हें लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 100 अन्य कठपुतलियों को बाहर निकालने से पहले विनम्रतापूर्वक कीमत पर सहमति जताई। आखिरकार हाउसकीपर सदमे में डूब गया और जिन डोमिंग संतुष्टि में डूब गए। दोनों पक्षों ने लेन देन पूरा किया। स्पिरिट स्टोन कार्ड को पकड़े हुए, जिस पर पहचान नहीं थी, वान बाओले ने मुस्कुराते हुए जिन डोमिंग और कंपनी को विदा किया। जाने से पहले जिन डोमिंग, जो जाहिर तौर पर वान बाओले में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, ने उनका नाम पूछा। वान बाओले का नाम सुनकर वे हैरान हो गए। ये नाम उन्हें जाना पहचाना लगा, जैसे कि वे पहले भी इस नाम से परिचित रहे हों। फिर उन्होंने हाथ हिलाया और चले गए। टाइकून, यह एक असली टाइकून है। जिन डोमिंग को जाते हुए देखकर वान बाओले भावनाओं से भर गए, यहाँ तक कि कुछ हद तक दुखी भी थे कि वे चले गए। वह तभी मुड़ा जब वह उन्हें देख नहीं पाया। मेरे पूरे जीवन में मेरी पसंदीदा चीज टाइकून से दोस्ती करना है। वान बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को सहलाया और गैर पहचान वाले स्पिरिट स्टोन कार्ड के साथ साथ 7वीं श्रेणी के धार्मिक आर्मामेंट कृपाण को महसूस किया। उसके दिल में आग जल उठी, मानो उसके शरीर में लावा का एक कुंड हो। प्रसन्नतापूर्वक उसने 7वीं श्रेणी के धार्मिक आर्मामेंट को आजमाते हुए मिस्टिक ट्रेस फॉग की खोज शुरू की। एकमात्र समस्या ये थी कि इतना शक्तिशाली धार्मिक आर्मामेंट केवल तभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता था जब इसका उपयोग फाउंडेशन स्थापना चरण के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता था। एक सच्चे श्वास साधक के लिए इसका उपयोग करना एक चुनौती थी, क्योंकि यह एक बच्चे द्वारा बड़ी कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करने जैसा होगा। भले ही वान बाओले शारीरिक रूप से फाउंडेशन स्थापना साधक के समान स्तर पर था, लेकिन वह अधिक से अधिक कृपाण को पकड़ सकता था और इसे एक नज़दीकी युद्ध हथियार के रूप में उपयोग कर सकता था। वह अभी भी कृपाण को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का उपयोग करने में अस्थिर था, जैसे कि उड़ती हुई तलवार। इसके बावजूद कृपाण की शक्ति आश्चर्यजनक थी, भले ही कोई इसे नज़दीकी युद्ध हथियार के रूप में उपयोग कर रहा हो। वान बाओले ने अपनी साधना का केवल एक छोटा सा हिस्सा सक्रिय किया था और कृपाण को धीरे से चलाया था, लेकिन तुरंत एक बहरा करने वाली आवाज़ उत्पन्न हुई। एक मगरमच्छ की काल्पनिक आकृति दिखाई दी, जिससे जमीन में एक भयावह दरार बन गई। इससे वान बाओले उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता हासिल कर लिया है। इसलिए उन्होंने उत्साहपूर्वक इसे कुछ और बार आजमाया, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि वे कृपाण का अत्यधिक उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे शारीरिक रूप से केवल फाउंडेशन स्थापना चरण में थे। फिर उन्होंने कृपाण रख ली और मिस्टिक ट्रेस फॉग की अपनी खोज जारी रखी। कुछ दिनों बाद जब उसे मिस्टिक ट्रेस फॉग मिल गया, तो उसने बार बार टेलीपोर्टेशन की कोशिश करना शुरू कर दिया। वह पहले से ज्यादा साहसी था, क्योंकि वह धार्मिक आयुध द्वारा सुरक्षित था। बस ऐसे ही 1 सप्ताह बीत गया। उस 1 सप्ताह में वान बाओले को कई बार ले जाया गया और हर बार वह असफल रहा। उसने मनके में जो बदलाव किए, उनकी संख्या बढ़ती गई और परिणामस्वरूप मनके का आकार बदल गया।
उसी समय वान बाओले इस प्रक्रिया में 2 टुकड़े खोजने में कामयाब रहा, जिससे उसके पास कुल 11 टुकड़े हो गए। उसने आखिरकार अपने स्पिरिट क्यूई स्रोत को अस्थायी रूप से छिपाने का एक तरीका भी खोज लिया और एक हद तक इसके फैलने पर इसकी गति को कमज़ोर कर दिया। इसके लिए उसे अपने भक्षण बीज का उपयोग करना पड़ा, लेकिन फिर भी यह टिक नहीं सका। सप्ताह के भीतर वान बाओले ने अपने कुछ परिचित लोगों से भी मुलाकात की। वे सभी 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के शिष्य थे और एक दूसरे से मिलने और जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद वे सभी अपने अपने रास्ते पर चले गए। वान बाओले की मुलाकात झुओ युफान और झाओ यामिंग से शुरू से ही नहीं हुई थी। हालांकि दूसरों ने जो बताया उससे उसे पता चला कि वे खुद भी कई टुकड़े खोजने में कामयाब रहे थे। खतरनाक स्थितियों के संदर्भ में वान बाओले को नॉक्टर्नल मून बैट का सामना करना पड़ा और उसने जहरीली बारिश का भी अनुभव किया। उसने एक बार दूर से मृग तृष्णा भी देखी। बस ऐसे ही लगातार शोध और खोज करने के बाद वान बाओले की किस्मत खत्म हो गई, जो अप्रत्याशित नहीं था। इसलिए 2 दिन बाद जब वह मिस्टिक ट्रेस फॉग द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने के बाद फिर से प्रकट हुआ, तो उसने महसूस किया कि वह एक घने जंगल से घिरा हुआ था। अगर यह सिर्फ जंगल होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब वह एक पेड़ की चोटी पर चढ़ा और आसमान की ओर देखा, तो उसने अपनी सांस रोक ली क्योंकि वह अब धरती नहीं देख पा रहा था। दूर तक देखने पर ऐसा लगा कि जंगल ने पूरे इलाके को घेर रखा है। इससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और वह उसकी परिधि पर नहीं बल्कि उसके अंदर गहराई में है। अगर मैं खुद को नहीं मारूंगा तो मैं नहीं मरूंगा। वान बाओले हैरान और बेहद सतर्क था क्योंकि वह खामोश जंगल को देख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वहां की वनस्पति पृथ्वी पर की वनस्पति से अलग थी, रंग और रूप दोनों के मामले में। ज्यादातर वनस्पति बैंगनी रंग की थी जो समय के हिसाब से बदलती रहती थी। साथ ही दिखने में वे सभी गोलाकार थे। यह एक काल्पनिक दुनिया में होने जैसा था और कभी कभी बछड़े के आकार के खंडित जीवों को भागते हुए देखा जा सकता था। स्पिरिट क्यूई स्पष्ट रूप से चंद्रमा के सामने वाले हिस्से की तुलना में वहां अधिक केंद्रित थी। हालांकि वातावरण वान बाओले के लिए प्रतिकूल था क्योंकि इसका मतलब था कि वहां के जीव स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने में भी सक्षम थे, जिसने उन्हें तेजी से अधिक खतरनाक बना दिया। जैसे ही वान बाओले सावधानी से आगे बढ़े, उन्हें शेर के आकार का एक 2 सिर वाला, कई खंडों वाला प्राणी दिखाई दिया जो नीले और पीले रंग के बीच अपना रंग बदल रहा था। जैसे ही वह एक पेड़ पर चढ़ा, पेड़ अचानक टूट गया और उस प्राणी को पूरा निगल गया। इससे वान बाओले की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वह और भी सतर्क हो गया। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। मुझे मिस्टिक ट्रेस फॉग को ढूंढना है और टेलीपोर्ट होना है। वान बाओले ने गहरी सांस ली और जंगल में और भी तेज गति से आगे बढ़ गया। 3 घंटे बाद भी वह जंगल की सीमाएं नहीं ढूंढ पाया और उसे मिस्टिक ट्रेस फॉग का आभास नहीं हुआ। इससे वह चिंतित हो गया और वह किसी दूसरे दलदली इलाके की तलाश में अपनी दिशा बदलने ही वाला था कि अचानक उसके कदम रुक गए और उसने अपनी बाईं ओर देखा। वहां कोई है। वान बाओले हैरान रह गया क्योंकि उसने वनस्पतियों के बीच की दरारों से देखा कि उसके सामने क्षेत्र में सैकड़ों किसान थे। वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और वान बाओले को एहसास हुआ कि जब वह मिस्टिक लूना दायरे में था तो वह उनके जैसे ही कपड़े पहने किसी व्यक्ति से मिला था। उसने तुरंत पहचान लिया कि वे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से हैं। उन्होंने क्षेत्र में सरनी संरचनाएं रखी थीं और एक विशाल खाई खोदी थी और सैकड़ों लोग इधर उधर घूम रहे थे जैसे कि कुछ ले जाने की कोशिश कर रहे हों। उसी समय दूसरी दिशा में वान बाओले ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल सदमे से दब गया। उसने देखा एक विशाल पेड़ किसी से संवाद कर रहा था और वह व्यक्ति एक बुजुर्ग था जो विचारों में डूबा हुआ था। उसके द्वारा दिया गया वाइब किसी ऐसे व्यक्ति का था जो कोर फॉर्मेशन तक पहुंच गया था। यह इस दृश्य ने वान बाओले के सिर को गतिविधि से भर दिया। कोर फॉर्मेशन। वान बाओले की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। हालांकि उसे लगा कि वह विशाल वृक्ष वही नहीं था जो उसने कूलम बेसिन में देखा था और वह हुआंग शान के शरीर में मौजूद वृक्ष से भी अलग था, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि वे एक ही तरह के थे। इससे वान बाओले के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके अलावा कोर फॉर्मेशन के बुजुर्ग को विशाल वृक्ष से बात करते हुए और बुजुर्ग की साधना के स्तर को समझते हुए वान बाओले को लगा कि उसका दिमाग फटने के कगार पर है। आखिरकार वहां आने से पहले उसे यह स्पष्ट था कि कोर फॉर्मेशन साधना के लोगों को रहस्यवादी क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि उसकी आंखों के सामने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से एक कोर फॉर्मेशन साधक था जो रहस्यवादी चंद्र क्षेत्र में प्रकट हुआ था। ये चंद्रमा का अंधकार में पक्ष था। जहां तक सटीक स्थान का सवाल है, वान बाओले कोई मील का पत्थर नहीं ढूंढ पाए और इसलिए पता लगाने में असमर्थ थे। किसी के स्थान का निर्धारण करना और भी मुश्किल हो गया था, खासकर उस क्षेत्र को सील कर दिए जाने के बाद, क्योंकि यह जेड स्लिप के स्थान ट्रैकिंग फंक्शन में हस्तक्षेप करता था। हालांकि कई बार टेलीपोर्ट किए जाने के आधार पर वान बाओले स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि वह चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की गहराई में नहीं था।
हालांकि भले ही ऐसा था, ये संभावना थी कि वह इससे बहुत दूर नहीं था। शायद यही कारण था कि वहां इतने कम लोग थे। अगर उसे वहां टेलीपोर्ट नहीं किया गया होता तो वह कभी भी अपनी मर्जी से उस जमीन के टुकड़े पर कदम नहीं रखता। अगर वहां सिर्फ 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लोग इकट्ठे होते और विशाल पेड़ मौजूद नहीं होता तो वांग बाओले को लगता कि 5 पीढ़ी के आकाश कबीले धोखा दे रहे हैं। हालांकि चूंकि पेड़ आसपास था इसलिए सब कुछ स्पष्ट हो गया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले रहस्यमय लूना दायरे में कुछ कुटिल साजिश रचने के लिए विशाल पेड़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वांग बाओले को अपने निर्णय पर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसे वह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था जो उसने चुना था। वह जानता था कि वह अपनी आत्मा क्यूई के साथ बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था, और भले ही भक्षण करने वाला बीज इसे थोड़ा कम करने में मदद कर सकता था, फिर भी यह नासमझी थी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वांग बाओले ने वहां से जाने का फैसला किया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी को उसकी उपस्थिति का पता चल गया तो उसके लिए मौत ही एकमात्र परिणाम होगी। हालांकि भले ही वांग बाओले ने सावधानी से पीछे हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक वांग बाओले के आत्मा क्यूई स्रोत का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते थे, लेकिन कोर फॉर्मेशन एल्डर और उसके बगल में विशाल पेड़ ने पता लगा लिया, और उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां वांग बाओले थे। यह विशेष रूप से विशाल पेड़ के लिए था। इसकी आंखों में अचानक एक चमक चमक उठी, क्योंकि यह सीधे वांग बाओले को देख रहा था। जैसे ही विशाल पेड़ ने उसे देखा, वांग बाओले का दिमाग जोर से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो चेतना की भावना कहीं से प्रकट हुई हो, जिसने तुरंत उसके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया हो, और भीड़ उस पर इस तरह से व्यंग्य कर रही हो जैसे कि उसकी चेतना को नष्ट करके उस पर कब्जा करना चाह रही हो। वांग बाओले द्वारा उन्हें खोजे जाने से लेकर 5 पीढ़ी के आकाश कबीले द्वारा उन्हें खोजे जाने तक सब कुछ एक झटके में हो गया। खतरे के मंडराते हुए वांग बाओले ने अपने शरीर के भीतर भक्षण करने वाले बीज को सक्रिय करने का फैसला किया, जिससे उसके दिमाग में उमड़ रही चेतना को बलपूर्वक दूर भगाया जा सके। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह बहुत पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी गति को छोड़ दिया और तेजी से दूर चला गया। जहां तक छिपे हुए स्पिरिट क्यूई स्रोत की बात है, ये स्वाभाविक रूप से तब समाप्त हो गया जब वांग बाओले ने आक्रमणकारी चेतना को भगाने के विचार को मन में रखा। इससे उसका शरीर अंधेरे में एक लौ की तरह लग रहा था और वह बेहद आकर्षक था। ये सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है। जो फेई, अपने साथ कुछ लोगों को लाओ और इसे खत्म करो। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कोर फॉर्मेशन एल्डर ने स्थिति को ठंडे दिमाग से देखा और इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे, और मामले को शांति से निपटाने के बाद 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के 20 से ज्यादा लोग बाहर निकल आए और वांग बाओले पर हमला कर दिया। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह जो फे था, जिसका नाम कोर फॉर्मेशन एल्डर ने रखा था। उसका साधना स्तर ट्रू ब्रीथ रियल्म साधक से कहीं ज्यादा था और वह फाउंडेशन स्थापना स्तर पर था। उसने दूसरों का पीछा करते हुए जंगल में गायब होने से पहले एल्डर को देखते हुए सिर झुकाया। जंगल के बीच में मौजूद वांग बाओले को भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया और तुरंत 5 कठपुतलियां निकाली, जिन्हें उसने जानबूझकर और निखारने के लिए रखा था। 5 कठपुतलियों की खासियत ये थी कि वे वांग बाओले से बिल्कुल मिलती जुलती दिख रही थीं, यहाँ तक कि उसके कपड़ों तक से भी। जैसे ही वे बाहर निकलीं, वे असली वांग बाओले से टकरा गईं और उसकी आकृति के साथ ओवरलैप हो गईं। ये गड़बड़ लग रहा था और असली वांग बाओले सहित 6 आकृतियां अलग अलग दिशाओं में फैलने लगीं। इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए वांग बाओले ने अपने पिछले प्रयासों को बर्बाद करने की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने संदेह के किसी भी बिंदु को बंद करने के लिए अपने और कठपुतलियों के बीच फाउंडेशन की स्थापना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टुकड़ों को वितरित किया। इस तरह जंगल के भीतर 5 अन्य वांग बाओले हमला कर रहे थे, जिससे किसी के लिए भी असली वांग बाओले को तुरंत पहचानना मुश्किल हो गया। ये रणनीति जंगल के भीतर बेहद कारगर थी। जब जो फेई और अन्य 20 विषम 5 पीढ़ी के आकाश कबीले साधक पहुंचे तो वे 6 आकृतियों को अलग अलग दिशाओं में भागते हुए देखकर भ्रमित हो गए। चालाक जो फेई ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और गुर्राया, और उसके पीछे तुरंत 3 अन्य आकृतियां प्रकट हुईं। तीनों आकृतियां उसके पिछले अवतारों की प्रतीत हुईं, जिनमें से प्रत्येक ने एक ऐसा वाइब दिया जो एक शिखर ट्रू ब्रीथ क्षेत्र साधक के स्तर से कहीं अधिक था। भले ही वे फाउंडेशन स्थापना के स्तर पर नहीं थे, लेकिन वे करीब थे। वे भी फैल गए और 3 अलग अलग दिशाओं में हमला किया। जहां तक वास्तविक जो फेई की बात है, वह चौथी दिशा में भाग रहा था। जाने से पहले उसकी तेज आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। फैल जाओ और पीछा करो। एक बार जब तुम उसे पालो तो संकेत भेजो। अन्य साधक उत्साहित थे क्योंकि वे फैल गए, शेष 2 दिशाओं में तेज गति से भाग रहे थे। अपने पीछे चल रहे पीछा को देखकर वांग बाओले चिंतित हो गए। आखिरकार चांद के अंधेरे हिस्से में जंगल जैसी काल्पनिक दुनिया बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसमें खतरे की कोई कमी नहीं है।
ये खास तौर पर वांग बाओले के लिए था। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले द्वारा पीछा किए जाने के खतरे के साथ साथ पर्यावरण ने उसे इतना चिंतित कर दिया कि उसका दिमाग लगातार गतिविधि से गुलजार हो गया। मुझे जल्द से जल्द मिस्टिक ट्रेस फॉग को खोजने की जरूरत है। रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के विचार के साथ साथ विशाल पेड़ के साथ मिली भगत ने वांग बाओले के दिमाग को ठंडा कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि फेडरेशन उसे बचाने के लिए कब आएगा, लेकिन अगर वे आते भी हैं तो वे उसके सटीक स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे स्थिति को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। चाहे कुछ भी हो, उसके बचने का एकमात्र मौका मिस्टिक ट्रेस फॉग को ढूंढना था। शुक्र है, वांग बाओले जंगल के भीतर भागने का रास्ता खोजने में माहिर था। भले ही वह क्षेत्र विचित्र था, लेकिन वांग बाओले जंगल के भीतर घूमते हुए बेहद फुर्तीला था। उसने अपने हाथ हिलाए और तुरंत उसके चारों ओर 10 मच्छर दिखाई दिए, जिनमें से 9 सामान्य थे और आखिरी एक भूरे रंग का था। जब 10 मच्छर दिखाई दिए तो वे सभी फैल गए, 100 फीट के क्षेत्र को कवर करते हुए और वांग बाओले को आसपास के क्षेत्र का चौतरफा दृश्य प्रदान करते हुए। इससे उसे आसपास के क्षेत्र की अच्छी समझ रखने में मदद मिली। जंगल से पहले भागने के अपने अनुभव के साथ वह और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 5 पीढ़ी के आकाश कबीले द्वारा की गई तैयारी भी बहुत पर्याप्त थी। भले ही असली वांग बाओले का पीछा करने वाला जोफी या उसके पिछले जन्मों के आंकड़े नहीं थे, लेकिन 10 या 12 चोटी के सच्चे श्वास क्षेत्र के साधकों ने धूपबत्ती निकाली और उसे जलाया। इसने पूरे क्षेत्र को घने कोहरे से ढक दिया। उन्होंने जंगल में छिपे खतरों की भी अनदेखी की और इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कुछ ही देर में सबसे तेज चलने वाला व्यक्ति वांग बाओले से केवल 1000 फीट की दूरी पर था। ये देखने के बाद कि मच्छरों द्वारा प्रदान की गई सुविधाजनक जगह से पहले से ही लोग उसके पास आ रहे थे, वांग बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि वे उसे मारने का इरादा रखते हैं और इस वजह से उसने उन्हें भी मारने का फैसला किया। उसने शुरू में हमला करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि इससे उसकी पहचान उजागर हो जाती और दूसरों को पता चल जाता कि वह असली वांग बाओले है। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह हमला नहीं करता तो उसकी कठपुतलियों के लिए उसे ज्यादा देर तक रोकना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें अंततः पता चल जाता कि असली वह कहाँ है। हालांकि मैं इसे जितना ज्यादा खींच सकता हूँ, यह मेरे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। वांग बाओले ने हमला करने की अपनी इच्छा को दबा दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि जल्द ही वह चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा छोड़े गए कठपुतलियों के संकेत एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ ही समय में 5 में से केवल एक कठपुतली बची थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वांग बाओले की आंखों में क्रूरता बढ़ती गई। उसने अब और संकोच नहीं किया और वह पीछे मुड़ा, विपरीत दिशा में दौड़ा, जबकि उसके आसपास के 10 मच्छर भी बाहर निकले, सीधे उसके पीछे आने वाले लोगों की ओर दौड़े। उसके पीछे आने वाला युवक हैरान रह गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने कानों से भिनभिनाने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि यह जंगल के भीतर के कुछ जीवों द्वारा दी गई है। उसे विश्वास था कि उसके आसपास का कोहरा उन्हें दूर भगा देगा। हालांकि जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, मच्छरों की भिनभिनाहट की आवाज़ तेज हो गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ दर्द महसूस होने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा और चीखने ही वाला था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक भूरे रंग का मच्छर सीधे उसके मुंह में उड़ गया था। अपने सदमे और डर में वह कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। दर्द और भी बढ़ गया क्योंकि यह पूरी तरह से मुक्त हो गया था। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसका शरीर तुरंत नीला पड़ गया और उसका गला फट गया और एक भूरे रंग का मच्छर उसमें से उड़ गया। उसके लिए खेल खत्म हो गया था। उसी समय उसके सामने जंगल के भीतर से एक उड़ती हुई तलवार अचानक प्रकट हुई। यह इतनी तेज गति से चल रही थी कि यह तुरंत उसके गले में घुस गई। जैसे ही उसकी लाश गिरी, वांग बाओले की आकृति उभरी। वह ये देखकर हैरान रह गया कि भूरे रंग का मच्छर कितना खतरनाक था। हालांकि उसके पास उसे करीब से देखने का समय नहीं था। बिना रुके वह आंखों में ठंडक लिए पीछे की ओर भागा। 10 मच्छर खून से लथपथ होने के बाद और भी अधिक उत्तेजित हो गए थे, क्योंकि वे सभी फैल गए और वांग बाओले के साथ पीछे की ओर दौड़ पड़े।